10 साल पहले कॉलेज की वो अप्सरा अब अपने पुराने क्लासमेट्स को एक ब्लाइंड बॉक्स की तरह अनबॉक्स करने निकल पड़ी है, ताकि वो देख सके कि वो सब आजकल अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ रहे हैं। वो बस ये देखना चाहती थी कि सबकी जिंदगी कैसी चल रही है, पर उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि क्लास का सबसे होशियार बंदा पूरा गुब्बारा बन चुका है और बस घर पर है, बच्चों को संभाल रहा है। और जब वो स्कूल के उस छपरी स्टड से दोबारा मिली, जिसके साथ उसका एकदम कड़क और जबरदस्त वाला तगड़ा कनेक्शन हुआ करता था, तो सीन कुछ अलग था। वो लौंडा तो अब पूरी तरह लड़की बन चुका था। उसने इन सारे नमूनों से मिलने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था और रातों रात उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। एकदम बवाल मच गई यार। फिर जैसे ही उसने अपने अगले शिकार यानी अगले क्लासमेट को चुनने का ये नया गेम आगे बढ़ाया, तो भाई पब्लिक ने डिमांड की कि वो ग्रेजुएशन फोटो में सबसे बाईं तरफ मुंह लटकाए खड़े उस अजीब से लड़के से जाकर मिले जो एकदम नल्ला लग रहा था। वो एकदम चवन्नी छाप सा दिखने वाला बंदा था, जिसके घने बालों ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था। क्लास की इस खूबसूरत बंदी ने भी झट से उसकी तरफ देखा, पर उसे उसका कुछ याद नहीं आया। वो बिल्कुल भी याद नहीं कर पाई कि ये नमूना आखिर है कौन। उसकी याददाश्त के हिसाब से ये क्लासमेट हमेशा एकदम शांत और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला एक लुक्खा था। पूरे साल वो बस अपना सिर नीचे झुकाकर ही चलता रहता था। वो उन साइड कैरेक्टर्स में से एक था जिनकी क्लास में होने या ना होने से किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। ग्रेजुएशन की फोटो खंगालने के बाद ही उसे उस लड़के का नाम हिरोतो काज़ामात्सुरी याद आया और फिर उसने अपने लाइव स्ट्रीम में उस बंदे का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। और बस इसके बाद लाइव स्ट्रीम की चैट में एकदम से बवाल मच गया। कमेंट्स की बारिश होने लगी। क्या तुम लोगों ने एक गजब की चीज नोटिस की? हर क्लास में कुछ ऐसे नमूने जरूर होते हैं जिनके नाम तक किसी को याद नहीं रहते। पब्लिक सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो या तो एकदम रापचिक हों या फिर पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार हों। ऐसे फालतू और साइडलाइन रहने वाले लोग समाज में कदम रखने के बाद भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाते। अकेला रहने का मतलब ये नहीं कि उनकी किसी से पटती नहीं है यार। बस इसी बात पर लाइव स्ट्रीम का माहौल एकदम से भारी होने लगा और वहां की हवा पूरी तरह से टाइट हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ी घबराई। क्लास की अप्सरा युकिना नात्सुकावा ने रायता फैलने से बचाने के लिए जल्दी से मामले को संभाला और साथ ही साथ उसने अपने इस पुराने क्लासमेट से भी मिलने का पक्का वाला तगड़ा प्लान बना ही लिया था बॉस, जिसके बारे में उसे कुछ खास याद नहीं था। और उधर दूसरी तरफ मेरी धांसू एंट्री होती है, जहां मैं एकदम शाही पीले रंग के कपड़े पहनकर पूरी बॉस वाली फीलिंग ले रहा था मेरे भाई। यानी मैं जोमैटो की डिलीवरी वाली ड्रेस पहने हुए अपने छोटे से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लाल बत्ती पर खड़ा होकर ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा था यार। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मेरी टक्कर एक लग्जरी कार चला रहे पुराने क्लासमेट से हो गई। उस 1.5 शाणे ने बहुत प्यार से मेरा नंबर मांग लिया ताकि हवाबाजी करे और एकदम बड़े दिल वाला बनके हंसते हुए बोला कि हमें कभी बाहर चिल मारना चाहिए। थोड़ी बहुत इधर उधर की फॉर्मेलिटी वाली बातें मारने के बाद मुझे अचानक एक और अनजान नंबर से कॉल आया और सामने से आवाज आई कि क्या मेरी बात क्लासमेट हिरोतो काज़ामात्सुरी से हो रही है। उधर क्लास की वो अप्सरा एक पल के लिए रुकी और थोड़ा सोच विचार करके प्यार से मुझसे बोली, मेरा नाम युकिना नात्सुकावा है और हम लोग हाई स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। ये सुनकर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर थोड़ी देर बाद मुझे फाइनली याद आ ही गया कि ये तो वही अपनी क्लास की पुरानी वाली कतई जहर अप्सरा सिया है जिसकी अदाओं पर पूरी क्लास के लौंडे लट्टू हुआ करते थे यार। तो मैंने सीधा पूछ लिया कि हमारा तो इतने लंबे टाइम से कांटेक्ट नहीं था, तो क्या स्कूल की महान अप्सरा नात्सुकावा अब अपनी शादी कर रही है? क्या मेरी जान या फिर पैसे उधार मांगने के लिए फोन किया है? अगर उधार मांगना है तो भाई उस बात को मुंह से बाहर निकालना भी मत। मेरी ये 2 टके की बात सुनकर युकिना नात्सुकावा का माथा ठनका और वो कुछ देर सुन पड़ गई। फिर झट से बोली कि ना तो मैं शादी कर रही हूँ यार और ना ही मुझे तुमसे कोई पैसे उधार चाहिए। इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात खत्म कर पाती, मैंने बीच में ही छलांग मार दी और कहा कि ओहो, फिर तो मैं सब कुछ समझ गया। अपना लिंक भेज दे, मैं उस ऐप पे तेरा प्राइस कम करवा दूंगा क्योंकि मैं वहां एकदम नया यूजर हूं और डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी ये बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम की पूरी चैट में एकदम से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। पब्लिक बोलने लगी कि ये हिरोतो भाई तो कतई जोकर है, लेकिन इसका ऐसा रफ और सॉलिड रिस्पॉन्स एकदम रियलिस्टिक वाइब दे रहा है। ऐसे क्लासमेट्स जो सालों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते, वो अचानक या तो अपनी शादी का कार्ड थमाने आ जाते हैं या फिर सीधा अपना रोना रोकर उधार पैसे मांगने लगते हैं। युकिना नात्सुकावा ने जब लाइव स्ट्रीम में पब्लिक के ये सारे कमेंट्स पढ़े तो भाई सब तब जाके उसके भेजे में मेरी बात घुसी और उसे पूरा का पूरा सीन समझ आया कि ऐसा सच में होता है। उसने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सफाई दी और कहा कि तुमने गलत समझ लिया, मैं तो बस एक लाइव स्ट्रीम इवेंट कर रही हूँ जिसका मेन गोल है अपने पुराने हाई स्कूल के दोस्तों को बाहर बुलाकर गपशप मारना। मुझे नहीं पता कि तुम फ्री हो या नहीं, पर मैं जरूर वेट करूंगी। अब जब उसने इतनी बटरिंग करके बोल ही दिया था तो मेरे पास हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अगले शनिवार को पूरी तरह से फ्री हूँ, तब मैं खुद ही कांटेक्ट कर लूंगा। लेकिन भाई उसी पल पता नहीं कहां से एक बहुत ही तेज और खड़ूस औरत ने अचानक से मुझे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया कि अंधे हो क्या, टाइम देखो, ये खाने की डिलीवरी एकदम ठंडी बर्फ हो चुकी है, क्या इस कचरे को अब खाया जा सकता है? मेरा तो पार्सल देखकर ही पूरा फ्यूज उड़ गया। फोन के दूसरी तरफ से आ रही इस चुड़ैल जैसी आवाज को सुनकर युकिना नात्सुकावा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और स्ट्रीम में बैठे सारे नमूने भी सन्न रह गए। क्लास की अप्सरा युकिना इस बार जिस क्लासमेट से मिलने जा रही थी वो सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाला निकला। पब्लिक बोली, मुझे लगता है हमें अगले एपिसोड का गेस्ट बदलना होगा। इस पालतू से डिलीवरी बॉय से मिलने का आखिर क्या ही फायदा है? मैं तो शुरू में एक आम से नल्ले इंसान का तगड़ा कमबैक देखने आया था, पर शायद हकीकत यही है कि दुनिया बहुत जालिम है और ज्यादातर लोगों की किस्मत में बस अपनी पूरी जिंदगी एक लुखा और फेलियर बनकर ही घिसटना लिखा होता है।
मेरी जान, सच में लाइव स्ट्रीम के रूम में पब्लिक के ऐसे भद्दे कमेंट्स पढ़कर युकिना नात्सुकावा को अचानक से अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा और अजीब सा फील होने लगा था, जो कि होना भी चाहिए था यार सच में। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि इस पचड़े में पड़ने से उसकी पब्लिक घट सकती है, लेकिन बंदी ने इस बात का बिल्कुल लोड नहीं लिया यार। उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा कि चूंकि मैंने और मेरे क्लासमेट हिरोतो ने आपस में मिलने का पक्का वाला प्रॉमिस किया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है यार, फूड डिलीवरी करने से कोई इंसान दो कौड़ी का नहीं हो जाता। उन्होंने किसी का पैसा चोरी नहीं किया है या किसी को लूटा नहीं है, बल्कि वो तो अपने दम पर मेहनत करके पैसा कमाते हैं मेरी जान, ताकि अपनी जिंदगी काट सके, इसलिए हमें उनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। और उसकी इस दमदार बात ने लाइव स्ट्रीम की पूरी पब्लिक का दिल जीत लिया और जमकर एकदम बवाल तारीफें बटोरी यार। देखते ही देखते शनिवार का दिन भी आ गया। युकिना नात्सुकावा ने पहले ही अपना लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया था और चैट में बैठे सारे नल्ले नेटिजन्स पूरी तरह से भयंकर वाला बवाल काट रहे थे यार। जब से मुझे पता चला है कि मेरी क्रश युकिना का क्लासमेट एक डिलीवरी बॉय है, तब से उस पीले कपड़े पहने लौंडे की शक्ल, जो एक छोटे से खटारा इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर युकिना को पिक करने आ रहा है, बार बार मेरे दिमाग की दही कर रही है और पूरी तरह से खोपड़ी सटका रही है। इन सब कमेंट्स को देखते हुए वो गंदा सा सीन युकिना के दिमाग में भी घूमने लगा, जिससे अचानक से उसकी हवा टाइट हो गई और वो डर के मारे हल्की सी कांपने लग गई थी यार। इसमें इतनी हवा टाइट होने वाली क्या बात है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तो आखिर सफर करने का बस एक जुगाड़ ही है। उसने अंदर ही अंदर खुद को तसल्ली दी और अपना दिमाग शांत किया। फिर थोड़ी ही देर में वो बंदी हमारे तय किए गए उस मेन अड्डे पर पहुंच गई जहां मिलना था। ठीक उसी वक्त युकिना नात्सुकावा ने देखा कि एक बहुत ही कड़क लग्जरी कार धीरे धीरे रेंगते हुए एकदम उसी की तरफ आ रही है बॉस। लेकिन उसका माथा तो तब और जोर से ठनका जब उसने देखा कि वो करोड़ों की लग्जरी कार असल में बिल्कुल उसी के मुंह के सामने आकर एकदम से रुक गई यार। उसके बाद उस भौकाली कार का दरवाजा खुला और एक बहुत ही चवन्नी छाप सा दिखने वाला बंदा बाहर निकला, जो एक गजब की स्माइल के साथ उसी को घूर रहा था भाई। यह अजीब सा सीन देखकर युकिना नात्सुकावा ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने अपनी लाइफ में लाइन मारने वाले ऐसे कई सारे लूजर पहले भी देखे जो उस पर ट्राई मारते थे, पर बंदी हमेशा बहुत ही शातिर तरीके से उन नल्लों को कट मारकर भगा देती थी। उस हैरान युकिना नात्सुकावा की प्यारी शक्ल देखकर मैं अपना स्वैग लेते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम हमारी क्लास की अप्सरा शिया हो ना? क्या तुम्हारा दिमाग दही हो गया जो मुझे ही भूल गई? हमने आज मिलने का पक्का प्लान किया था। ये बात सुनकर युकिना एकदम से बुरी तरह चौंक गई और उसके लाइव स्ट्रीम रूम में पब्लिक ने बवाल मचा दिया। सारे लोग रंग बिरंगे कमेंट्स करके पूरा रायता फैला रहे थे। सच कहा है, किसी को बाहर से देखकर औकात मत नापो। एक मामूली खाना देने वाला डिलीवरी बॉय इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी कैसे ला सकता है जो लाखों की आती है? ये बात पल्ले नहीं पड़ रही। मेरी मानो तो ये महंगी गाड़ी 100% भाड़े की है। तुमने एकदम सही पकड़ा भिड़ू, ये गाड़ी मैंने अपने घर वालों से ही किराए पर ली है, समझी क्या? असल में युकिना को खुद भी पक्का नहीं पता था कि गाड़ी किराए की है या नहीं, लेकिन जब एक फैन ने कमेंट किया कि गाड़ी उसके परिवार की है तो उसे पूरा यकीन हो गया। अब उसके मन में कोई भी शक बाकी नहीं बचा था और उसका दिमाग पूरी तरह से सेट हो गया। वो कुछ बोलते बोलते हिचकिचाई और रुककर धीमे से पूछने लगी कि तुम्हारी इस गाड़ी का असली सीन क्या है? युकिना की ऐसी अजीब शक्ल देखकर मेरा भी माथा ठनका और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने सीधा उससे पूछ लिया कि आखिर मेरी इस शानदार गाड़ी में क्या दिक्कत है। मैं घर से निकलते टाइम थोड़ी बहुत जल्दी में था, इसलिए मैंने चुपचाप अपने घर से कोई भी रैंडम गाड़ी उठाई और एकदम मजे से यहाँ चला आया। जैसे ही मेरे मुंह से ये खतरनाक शब्द निकले, वहां उस पूरे लाइव स्ट्रीम रूम में एकदम से तबाही मच गई और कमेंट्स आ गए। पता नहीं क्यों जब भी मैं इस हिरोतो का जमात्सुरी की शक्ल देखता हूं तो मुझे एकदम सख्त नफरत होती है। ये नल्ला सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाला है, फिर भी हमारी देवी का ध्यान खींचने के लिए बड़ा बॉस बनने की एक्टिंग कर रहा है। सच में एकदम सर्टिफाइड जोकर इंसान है। युकिना ने सीधे उन घटिया कमेंट्स को इग्नोर मारा और मेरी तरफ देखा। वो अंदर ही अंदर परेशान थी। क्या उसे मेरे मुंह पर यह बोल देना चाहिए कि मेरा पूरा भंडा फूट चुका है और मेरा गेम बच गया है? पर उसने मुझ पर एकदम कड़क इंप्रेशन जमाने के लिए ही ये महंगी गाड़ी किराए पर ली थी। लेकिन इस वक्त मुझे इन सब का कुछ भी पता नहीं था और मैंने बस मुस्कुराते हुए उसे इनवाइट किया। लंच का टाइम होने ही वाला है, तो कैसा रहेगा अगर हम खाना खाने के लिए कोई रेस्तरां ढूंढ लें और वहां तक जाते जाते रास्ते में आराम से बात कर लें? गाड़ी में बैठे बैठे युकिना ने मुझसे मेरे अभी के काम के बारे में धीरे से पूछा। मैंने भी एकदम चिल होकर बता दिया कि मैं तो अपना एक फ्रीलांसर वाला काम करता हूं। मेरी ये बात सुनकर उसने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। उसे सच में डर था कि मैं अचानक से हवा में लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दूंगा और खुद को किसी बड़ी कंपनी का मालिक होने का नाटक करूंगा, जिससे बाद में उसके लाइव स्ट्रीम वाले सारे लोग सिर्फ मेरी हंसी उड़ाएंगे और मेरा पूरी तरह से एक बड़ा पोपट बनकर रह जाएगा। इसके बाद हमारी बातचीत एकदम से रिश्तों वाले सीधे सवालों पर आ गई। मैंने उसे बता दिया कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे भी हैं। ये बात सुनते ही युकिना की एकदम से बोलती बंद हो गई और वो शांत हो गई। उसकी सोच इंटरनेट पर बैठे उन लोगों से बिल्कुल मेल खा रही थी जिनका दिमाग पहले से ही इस मामले को लेकर एकदम बुरी तरह खराब था। इस बंदे का खुद का परिवार है, फिर भी इसने मिलने के लिए महंगी गाड़ी किराए पर ली, सिर्फ अपना झूठा भौकाल दिखाने के लिए। इसके बाद उसने थोड़ी हिम्मत करके मुझसे मेरी बीवी के बारे में और सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैंने गहरी सांस ली और बोला, उसका काम तो मुझसे भी ज्यादा बिजी है। परिवार को उसके कमाए हुए उन थोड़े से पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, इसलिए मेरे पास उसका साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सब सुनकर युकिना तो अपनी ही थूक से खांसते खांसते लगभग मरने वाली थी। लाइव स्ट्रीम रूम में बैठे लोगों ने तो उसकी बेइज्जती करते हुए उसे और भी ज्यादा रोस्ट करना शुरू कर दिया। ये इंसान सच में बहुत बड़ा क्रीप है जो अभी भी नाटक कर रहा है। परिवार को उसके पैसों की कमी नहीं है,
इस बात का क्या मतलब है? अपनी बीवी को बाहर पैसे कमाने के लिए भेज रहा है और फिर भी इतने घमंड से ज्ञान दे रहा है। सीरियसली ये तो एकदम व्हाट द हैक मोमेंट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने ये सारी बातें बोली, मैं खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाया और मेरे चेहरे पर एक पिता वाली प्यार भरी सच्ची मुस्कान अपने आप ही निकलकर सामने आ गई। मैंने रेड लाइट के रुकने वाले टाइम का फायदा उठाया और तुरंत अपने फोन से अपने प्यारे बच्चों की कुछ फोटो निकालकर दिखा दी। हल्के में लेते हुए जैसे ही युकिना ने फोन पकड़ा, वो फोटो देखकर पूरी तरह हैरान रह गई और उसका फ्यूज उड़ गया। अपने चेहरे पर पूरा अविश्वास लाते हुए उसने सीधे मुझसे पूछ लिया कि क्या सच में ये दोनों बच्चे तुम्हारे ही खून हैं या नहीं। मैंने उसकी तरफ एक अजीब सी कड़वी मुस्कान के साथ देखा और धीरे से कहा कि हाँ, ये दोनों बच्चे सच में मेरे ही असली खून हैं। क्या तुम्हें शक्ल देखकर पता नहीं चल रहा कि ये दोनों बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं? युकिना को भी तुरंत एहसास हो गया कि उसका ऐसा पूछना गलत था और उसने बिना टाइम खराब किए मुझसे एकदम से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो, मैं बस अभी थोड़ी देर के लिए शॉक में आ गई थी। इस पूरे सीन ने लाइव स्ट्रीम रूम वाले लोगों के अंदर की खुजली और भी ज्यादा बढ़ा दी और वो लोग लगातार कमेंट करके सारी फोटो देखने की भारी जिद करने लगे। मेरी परमिशन मिलने के बाद युकिना ने तुरंत अपना कैमरा उन फोटो की तरफ घुमा दिया और इसके बाद लाइव स्ट्रीम रूम में एकदम पागलपन की तरह फिर से धड़ाधड़ कमेंट्स की सुनामी आ गई और पूरी की पूरी स्क्रीन तेजी से भर गई। माय गुडनेस, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। पक्का ये दोनों अपनी मां पर ही गए होंगे। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये दोनों बच्चे देखने में बिल्कुल हमारी पॉप क्वीन कानो शेराइशी की ही तरह लग रहे हैं? माय गुडनेस, सच में ये दोनों बच्चे तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। पक्का ये दोनों अपनी मां पर ही गए होंगे। लेकिन क्या तुम सभी लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों बच्चे देखने में बिल्कुल हमारी सबसे फेमस पॉप क्वीन कानो शेराइशी की ही तरह लग रहे हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बच्चों की असली मां सच में वही बड़ी पॉप क्वीन कानो शेराइशी ही हो? लेकिन ऐसा होना कैसे मुमकिन है यार? ये तो बिल्कुल एकदम ही इंसान बात हो गई। अगर वो पॉप क्वीन अंधी भी हो जाए तब भी वो कभी किसी फूड डिलीवरी वाले फट्टू इंसान से शादी नहीं करेगी। लाइव स्ट्रीम में ऐसे कमेंट्स देखकर युकिना नात्सुकावा कुछ पल के लिए सन्न रह गई और उसने ध्यान से देखने के लिए तुरंत अपना फोन उठा लिया। और जब उसने फोटो को बहुत ध्यान से देखा तो वो बच्चे सच में उस पॉप क्वीन शिराइशी के बिल्कुल छोटे मिनी वर्जन लग रहे थे। अचानक से उसने मस्ती भरे अंदाज में मुझसे पूछा, क्या हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बच्चों को देख सकते हैं? इंटरनेट वाले लोग भी पॉप क्वीन शिराइशी के इस छोटे से मिनी वर्जन को अपनी आंखों से देखने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं। उसकी ये मजेदार बात सुनकर मैं मुस्कुराया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं आज दोपहर को पूरे 2 बजे बच्चों को घर लाने के लिए किंडरगार्टन स्कूल जाने ही वाला हूँ, तो फिर हम दोनों एक साथ जाकर उन्हें वहां से ला सकते हैं। ये सुनकर युकिना नात्सुकावा एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। आखिर वो फेमस पॉप क्वीन शिराइशी उसकी सबसे बड़ी आइडल थी और उस पॉप क्वीन शिराइशी के बिल्कुल छोटे मिनी वर्जन को अपनी खुद की आंखों के सामने देखने का मौका मिलने से उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। फिर हमारी गाड़ी एक बहुत ही पुराने स्टाइल वाले रेस्तरां की पार्किंग में जाकर रुकी और गाड़ी से बाहर निकलने के ठीक बाद वहां का ऐसा नजारा देखकर युकिना नात्सुकावा पूरी तरह से एकदम हैरान रह गई। हर किसी को पता होना चाहिए कि ये रेस्तरां पूरे 100 साल पुराना था और यहाँ सिर्फ एक बार खाना खाने का खर्चा शायद किसी आम इंसान की पूरे महीने की सैलरी के बराबर होगा, जिससे अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाए। इसलिए युकिना ने तुरंत घबराकर ना में अपना सिर हिला दिया और उसने कहा कि यहाँ चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी हैं। मुझे लगता है कि हमें चुपचाप कल्टी मारकर किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए। ये सब देखकर मैंने हवा में हाथ हिलाया और कहा, हम पुराने क्लासमेट्स इतने लंबे समय से नहीं मिले हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा शरीफ बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे पैसों की कोई खास परवाह नहीं है और वैसे भी पैसा छापना मेरे लिए सिर्फ कुछ ही मिनटों का एकदम बच्चों वाला खेल है, इसलिए तू फालतू का लोड मत ले। लेकिन मेरे स्वैग वाले जवाब से इंटरनेट वालों को लगा कि मुझे सिर्फ झूठा दिखावा करने और लंबी फेंकने की बुरी लत है। क्लास का ये लड़का हिरोतो तो बहुत ही ज्यादा फनी और जोकर है। क्या इस बेवकूफ को खुद की असली औकात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है? फिर भी हमारी प्यारी युकिना को इतने बड़े और महंगे रेस्तरां में खाना खिलाने के लिए लेकर आ गया है। हालांकि युकिना लाइव स्ट्रीम के वो घटिया कमेंट्स नहीं देख रही थी, लेकिन उसे भी अंदर ही अंदर अच्छे से पता था कि वहां इंटरनेट पर बैठे कुछ बेवकूफ लोग पक्का मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे और मेरा कचरा हुआ होगा। वो मुझे सच में बताना चाहती थी कि डिलीवरी बॉय वाली मेरी सच्चाई सामने आ चुकी है और मुझे ये बड़ी बड़ी बातें करना अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसे यह डर भी था कि कहीं मेरी सबके सामने भारी बेइज्जती ना हो जाए। युकिना को अचानक एकदम ऐसे पूरी तरह शांत देखकर मैं मुस्कुराया और स्वैग से बोला, ठीक है, फिर ऐसा ही सही। पब्लिक, आज मैं तुम्हें रापचिक तरीके से झटपट पैसा छापना सिखाता हूँ। फिर मैंने पार्किंग में गाड़ी घुमाई और तभी मेरी नजर करोड़ की स्पोर्ट्स कार पर पड़ी जो एकदम रिवर्स मार रही थी। वो महंगी कार बैक होकर पार्किंग में घुसने ही वाली थी कि मैंने एक्सेलरेटर दबाया और पलक झपकते ही अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। ये देखकर युकिना नात्सुकावा और सारे लोग पूरे कंफ्यूज हो गए। वहां साफ दिख रहा था कि पार्किंग के लिए काफी जगह खाली थी, इसलिए छीनने का मतलब नहीं था। फिर भी सबको लगा कि मैं पक्का कोई फ्रॉड कर रहा हूँ। मेरा अगला स्टेप देखकर सबकी सिटी पिट्टी गुम हो गई और सबका फ्यूज उड़ गया। वहां स्पोर्ट्स कार वाला बंदा गुस्से में बुरी तरह पागल होकर भयंकर गालियां बक रहा था। किसी और से जगह के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लोगों को लगा कि मैं पक्का कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अगले खतरनाक स्टेप ने सबकी हवा टाइट कर दी, उन सबको एकदम सुन्न कर दिया। उसी समय उस स्पोर्ट्स कार का असली मालिक बुरी तरह भड़क गया था और गुस्से में भयंकर गालियां बकते हुए मुझे गंदा बेइज्जत कर रहा था। इतने में मैंने अपनी जेब से 800 युआन निकाले और सीधा उस गाड़ी वाले बंदे के सामने जाकर रख दिए। मैंने कहा, भाई मुझे अब कोई दूसरी नई जगह खोजने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यह पकड़ 800 युआन और जाकर कोई दूसरी पार्किंग ढूंढ ले।
चल इसी बात पर इसे हमारी नई दोस्ती का पहला कदम समझ लेते हैं और एकदम चिल मारते हैं। लेकिन उस छपरी अमीरजादे ने एकदम से अपना मुंह सिकोड़ा और सीधे अपनी जेब से अपना महंगा पर्स निकालकर अपना झूठा टशन दिखाने लगा। उसने बिना देखे पर्स से बहुत सारे नोट निकाले और सीधा मेरे मुंह के सामने उछाल दिए। फिर वो बहुत गंदी वाली स्माइल देते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगा ताकि मेरी सरेआम बेइज्जती हो सके। वो सरेआम पैसे उड़ाकर बोला कि जा नल्ले, अब मुझे ये पार्किंग की जगह बिल्कुल नहीं चाहिए। जब मैं अपने असली जलवे दिखाता था तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। फालतू में मुझे अपना गेम मत दिखा। उसी समय उस स्पोर्ट्स कार की पैसेंजर सीट पर बैठी एक कतई जहर लड़की ने उस अमीरजादे को देखा और अपने बॉयफ्रेंड पर एकदम लट्टू हो गई। वो बड़े प्यार से बोली कि वाह बाबू, अभी आपने एकदम असली मर्द वाले तेवर दिखाए हैं। ये देखकर कि उस स्पोर्ट्स कार वाले बंदे ने बहुत सारे पैसे सरेआम उड़ा दिए हैं, सब शौक थे और पैसे फेंक कर चला गया। लाइव स्ट्रीम वाले सारे बंदे एकदम से चिल्ला पड़े, व्हाट द हैक। ये देखकर युकीना नत्सुकावा की भी हालत खराब हो गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या बवाल हो गया। फिर मैंने बहुत शांति से जमीन पर गिरे हुए सारे पैसे उठा लिए और उसे देखकर एक अच्छी स्माइल दी और मुस्कुराते हुए बोला, पूरे 6500 युआन हैं भाई, आज तो हमारे लंच का एकदम सॉलिड और कड़क जुगाड़ हो गया, मजे ही आ गए। ये सुनकर युकीना नत्सुकावा के होठ अजीब तरीके से फड़फड़ाए। वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इस तरह की सस्ती हरकत नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी समय लाइव स्ट्रीम वाले सभी लोग पूरे एकदम शॉक थे कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में 6000 युआन से ज्यादा जमा कर लिए। ये पैसा कमाना तो सच में बहुत आसान और गजब का काम था। एक बंदे ने लिखा, मैंने भी ट्राई किया और ये तरीका एकदम रापचिक है। मैंने 1 लाख युआन भी छाप लिए, पर अब मैं सीधा अस्पताल में पड़ा हूँ क्योंकि सामने वाले गाड़ी के मालिक ने मुझे बहुत बुरी तरह कूट दिया है। कुछ ही देर में मैंने उन पैसों को हवा में उड़ाकर फ्लॉन्ट किया और सीधा युकीना नत्सुकावा को अपने साथ उस महंगे और शानदार रेस्टोरेंट के अंदर ले गए। उसने रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को ध्यान से देखा। उसमें लिखे सारे आइटम बहुत ज्यादा महंगे थे, जिसे देखकर उसने अपने मन में एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचाने और भौकाल टाइट करने के लिए इतनी महंगी डिशेज ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्यादा शांत देखकर वो एकदम सुन्न पड़ गई। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं इस महंगे रेस्टोरेंट में रोज आता हूँ। उसी समय मैंने ना में अपना सिर हिलाया और उस बंदी को बहुत ही प्यार से युकीना नत्सुकावा से बोला कि सुनो क्लासमेट, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं रास्ते भर से तुमको बताने के लिए एकदम तड़प रहा हूँ और बोलना चाहता हूँ। हालांकि मैं सच बताऊं तो मैं आमतौर पर ये लाइव स्ट्रीम वगैरह ज्यादा नहीं देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी ये लाइव स्ट्रीम एकदम डम्ब और पूरी बकवास है। यह स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा बोरिंग और दिमाग की दही करने वाली है। मेरी बात सुनकर युकीना नत्सुकावा पूरी तरह से सुन पड़ गई कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। उसे अपने मन में मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रीमर है। मैंने ना में सिर हिलाया और अपना असली ओजी ज्ञान दिया कि पूरे रास्ते भर हम दोनों के बीच आपस में कोई ढंग की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई। भले ही हम दोनों सिर्फ बहुत ही मामूली और नॉर्मल से क्लासमेट हैं, लेकिन ये एक लाइव स्ट्रीम चल रही है। अगर तुम दोनों बिल्कुल अजनबी भी हो तो भी तुम्हें अपने गेम में एकदम से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे तुम पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। मेरी इस बात को सुनकर युकीना नत्सुकावा का चेहरा और एक्सप्रेशन थोड़ा सा अजीब हो गया। उसे ये बात पहले से ही बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन सबसे बड़ा लोचा ये था कि उसके अंदर मुझसे ये सवाल पूछने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन लाइव स्ट्रीम में बैठे फालतू लोगों का रिएक्शन और भी ज्यादा बवाल और एकदम खतरनाक था। वो सब बोले कि एक सड़क छाप फूड डिलीवरी वाला लड़का सरेआम किसी बड़े बाप का बेटा बन रहा है। तुम क्या चाहते हो कि हमारी युकीना बात करे? युकीना का तुमसे बात न करना असल में तुम्हारी इज्जत बचा रहा है ताकि सरेआम तुम्हारा कचरा ना हो। अगर मैं होती तो सीधा उसके मुंह पर बोल देती कि तू बस एक डिलीवरी वाला नल्ला है जो बड़ा बनने की एक्टिंग कर रहा है और मुझे लाइव स्ट्रीम सिखाएगा क्या। युकीना नत्सुकावा ने लाइव स्ट्रीम के सारे कमेंट्स को ध्यान से देखा और वो एकदम सुन्न पड़ गई। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और छुपकर कनखियों से मुझे देखने लगी। क्या मैं इस डेढ़ शाणे की सच्चाई सबको बता दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो बहुत बुरा होगा, तो वो सरेआम बेइज्जत हो जाएगा और उसका भयानक पोपट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा तो उसकी इन हरकतों की वजह से इंटरनेट पर सिर्फ उसका मजाक ही बनेगा। सारे लोग मिलकर उसे गंदा रोस्ट करेंगे। जैसे ही युकीना नत्सुकावा अपने दिमाग में ये सब सोचकर परेशान हो रही थी कि बोले या ना बोले, तभी अचानक से उसे एक प्राइवेट मैसेज आ गया। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी जिगरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर शिंडो का था। उसने लिखा, मुझे अच्छे से पता है तू क्या करने वाली है, अभी उसे असली सच्चाई बिल्कुल मत बताना भाई। अभी इस टाइम हमारी लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी और रीच एकदम टॉप लेवल पर चल रही है। जैसे ही ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगी हम तुरंत उसे अपने स्टूडियो में बुला लेंगे। मैं पक्का गारंटी देती हूँ कि वो बंदा कुछ ही समय में 1 करोड़पति इन्फ्लुएंसर बन सकता है और उसकी कमाई फूड डिलीवरी के उस टुच्चे और बोरिंग काम से तो कई गुना ज्यादा तगड़ी और हार्ड होगी। शिंडो के हिसाब से देखा जाए तो हिरोतो कजामात्सुरी भी एक बहुत ही कमाल का टैलेंट था। उसके झूठे टशन और भौकाल को एक तरफ हटा दें तो सिर्फ उसका तेज दिमाग देखकर ही लगता है कि पार्किंग की जगह के लिए लड़कर इतनी जल्दी पैसा छापने का यह खतरनाक तरीका और ऐसी शातिर सोच किसी भी नॉर्मल या आम इंसान के दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी भाई। इस प्राइवेट मैसेज को पढ़ते ही युकीना नत्सुकावा के दिल का बोझ एकदम से हल्का हो गया। मैंने उसकी तरफ देखकर अच्छी स्माइल दी और अपना सिर नामे हिला दिया। क्या इंटरनेट वाले लोग फिर से मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी बनने का दिखावा कर रहा हूं? ये सुनते ही युकीना की आंखें चौड़ी हो गईं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया। उसके बाद मैंने मुस्कुराकर स्वैग में बोला, मुझे ये भी पता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो उन लोगों ने कहा कि मेरी ये शानदार गाड़ी सिर्फ किराए की है। सच बताऊं तो तुम्हें इंटरनेट पे किए गए उन फालतू लोगों के कमेंट्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस चिल कर
तुम्हें बस इतना समझना होगा कि जिन लूजर लोगों की अपनी असली जिंदगी झंड होती है, सिर्फ वही लोग अपना असली और घटिया रूप इंटरनेट पर दिखाते हैं। वो लोग बिना कुछ सोचे समझे इंटरनेट पर आकर अपनी फालतू की राय और बकवास दुनिया के सामने रखते हैं, ताकि वो लोग जानबूझकर दूसरों का मूड खराब कर सकें। इसलिए उन लूजर्स को इग्नोर करना सीखो। ये सब बस चलने वालों की निशानी है, जो खुद एकदम नल्ले और फट्टू होते हैं। दूसरों की कामयाबी देखकर इनकी खोपड़ी सटकी रहती है और फालतू में रायता फैलाते हैं। जिनके पास पैसा है उनसे ये चवन्नी छाप लोग जलते हैं। यही इंसान की फितरत है। एक स्ट्रीमर होने के नाते तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। लोड मत ले। ये बात सुनकर युकिना नत्सुकावा का एकदम फ्यूज उड़ गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन उसी टाइम लाइव स्ट्रीम वाले सारे लुखे लोग मजे लेने लगे और भारी बवाल मचने लगा। स्ट्रीम पर सब जोकर की तरह हंसने लगे कि क्या ही बात है, ये डेढ़ शाना खुद को क्या कोई बड़ा प्रोफेसर समझ रहा है, जो यहाँ हम सबको ऐसे बैठकर फालतू का ज्ञान पेल रहा। ये नल्ला तो सिर्फ खाना पहुंचाने वाला मामूली डिलीवरी वाला है। हम लोग इससे क्यों जलेंगे? मुझे ऐसे ट्रैश लोगों से सख्त नफरत है, जिनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती पर अपना भौकाल पूरा टाइट रखते हैं एकदम। अगर मुझे इसकी सच्चाई पता नहीं होती तो मुझे भी यही लगता कि ये कोई बड़ा बॉस है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बातों से इतना भारी बवाल मचने वाला है, कि लाइव स्ट्रीम पर इतने सारे नूब लोग भड़क जाएंगे। मैंने चुपचाप युकिना नत्सुकावा की तरफ देखा और एक हल्की सी कातिलाना स्माइल दी, जिससे उसका सिस्टम पूरी तरह से एकदम हैंग होकर रह गया और वो बस मुझे घूरती रही। हम दोनों पुराने क्लासमेट्स इतने सालों बाद मिलने के लिए बाहर आए हैं, तो इन फालतू के लुक्खे लोगों की बातों का जरा भी लोड मत ले। एकदम चिल मार और तुझे जो भी पूछना है बिंदास पूछ। इतना घबराने या हवा टाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। युकिना नत्सुकावा को अचानक से ये बात अच्छे से समझ आ गई कि एकदम शुरू से लेकर अब तक ऐसा लग रहा था कि गेम वही चला रहा है, और बाद में तो उसने खुद ही अपने दम पर उन नल्ले लोगों को ये भी दिखा दिया कि जल्दी अमीर कैसे बनते हैं। ये सोचते ही शर्म के मारे उसकी वाट लग गई। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिमाग का सारा कचरा साफ किया और अपने अंदर का सारा डर निकालकर बाहर फेंक दिया, और फिर तैयार हो गई। एकदम सीरियस शक्ल बनाकर मुझसे पूछने लगी कि हीरो, तो मुझे याद है कि स्कूल के तीसरे साल में तू बहुत ज्यादा छुट्टियां मारता था और क्लास से कल्टी मारता था, हमेशा गायब रहता था। तो क्या उस टाइम तूने कॉलेज का एग्जाम भी नहीं दिया था और सीधा गेम से कट लिया था? ये बात सुनकर चेहरे पर बड़ी स्माइल आ ही गई। मैंने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, सही पकड़ी है। असल में स्कूल के उसी तीसरे साल के टाइम पर मेरे घर की कुछ जमीन सरकार ने ले ली थी, जिसका मुझे भारी मुआवजा मिला था। अब मेरी ये तगड़ी बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम पर एकदम से तबाही मच गई और सारे लुक्खे एक साथ भड़ककर उल्टी सीधी बातें करने लगे, बुरी तरह से एकदम। जोकर कहीं का, जिसे अक्ल ही नहीं है, सिर्फ वही गधा ऐसी बात कर सकता है। क्या तुम कभी भी ज्ञान की कीमत पैसे से लगा सकते हो? पैसा तो आज है और कल खत्म एकदम हो जाएगा, लेकिन ज्ञान हमेशा बहने वाले झरने जैसा है, जो कभी खत्म नहीं होता। मैं भी यही मानता हूं कि ज्ञान के बिना जिंदगी में एकदम सन्नाटा ही है। अनपढ़ गवार बनकर तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। तो अब मेन सवाल ये आता है कि अगर तुम्हारे सामने 100 करोड़ रुपए रख दिए जाएं या फिर किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिले, तो तुम लोग क्या चुनोगे? वैसे युकिना नत्सुकावा ने स्ट्रीम के उन सारे फालतू कमेंट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे मेरी तरफ एकदम बड़े ध्यान से देखने लगी और बहुत कंफ्यूज होकर मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें मुआवजे में करोड़ों रुपए मिल गए थे, इसलिए तुमने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी? उसके इस सवाल पर मैंने एकदम चिल होकर अपने कंधे उचकाए और अपना भौकाल दिखाते हुए उससे बहुत ही कैजुअल तरीके से मजे लेते हुए कहा कि देख, यूनिवर्सिटी जाने का असली मकसद सिर्फ नया ज्ञान लेना होता है, और अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए वहां सीखने को अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मैं एकदम सच बता रहा हूँ। ये सुनते ही युकिना नत्सुकावा का माथा ठनका और उसके दिमाग में बस एक ही बात आई कि माना मैंने तुझे बिंदास होकर कुछ भी पूछने के लिए पूरी छूट दे दी थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बिना ब्रेक के एकदम कुछ भी फेंकता रहेगा। और जैसा मुझे शक था वैसा ही हुआ। लाइव स्ट्रीम पर फिर से बहुत भारी बवाल मचने वाला था वहां, और उसी वक्त उन सारे नल्लों ने मेरे स्क्रीनशॉट लेकर मेरे मीम्स बना डाले और उन पर अपना फालतू का दिमाग लगाकर उल्टे सीधे कैप्शन भी चिपका दिए मजे लेने के लिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी में अब मेरे लिए सीखने को कुछ भी नहीं बचा है और पैसा कमाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस 2 मिनट का काम है, एकदम कड़क भिड़ू कि घर टूटने का ज्यादा मुआवजा नहीं मिला, बस कुछ 100 करोड़ ही मिले हैं। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। मेरे वो मीम्स ऐसे वायरल हुए जैसे कि कोई बहुत बड़ा जादू हो गया हो और पूरे इंटरनेट पर एकदम तबाही मचाते हुए आग की तरह हर जगह फैल गए। उसी वक्त युकिना नत्सुकावा ने मेरी तरफ देखा और उसकी शक्ल से साफ लग रहा था कि उसका पूरा दिमाग दही हो चुका है। वो बहुत कंफ्यूज थी और उसे अंदर ही अंदर इस बात का भारी पछतावा हो रहा था कि उसने मुझे शुरुआत में ही नहीं बताया कि मेरी असली पहचान सबके सामने आ गई है और ये बड़ा लोचा है, जिसकी वजह से मैं अपना भौकाल जमाने में और ज्यादा अंधा होता जा रहा था। हालांकि इस रेस्टोरेंट का खाना एकदम एक नंबर और कड़क तो था, लेकिन अब उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और सीधे मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और अपना असली एटीट्यूड दिखाया एकदम कि हिरोतो, तूने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तेरे घर की जमीन सरकार ने ले ली थी और बदले में तुझे करोड़ों रुपए का भारी मुआवजा मिला था ना? लेकिन जितना मुझे पता है, कुछ शहरों को छोड़कर गांव के इलाके में जमीन जाने का इतना तगड़ा पैसा कभी नहीं मिलता है। और ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम के सारे लुखे लोग फिर से भड़क गए और वो सब एकदम मजे में आ गए कि युकिना ने एकदम सही नस पकड़ी है। अब देखते हैं कि ये डेढ़ शाना इस बार कैसे अपना भौकाल टाइट करता है और यहाँ से बचता है। लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराया। मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी आफत आ गई है। हालांकि गांव के इलाकों में जमीन जाने का पैसा सच में बहुत कम मिलता है, पर मेरे घर की जमीन एकदम अलग और स्पेशल थी, इसलिए मुझे बहुत तगड़ा पैसा मिला और मेरा गेम सेट हो गया, जिससे वो सारे नल्ले लोग बुरी तरह जले।
ये बात सुनकर लाइव स्ट्रीम वाले सारे नूब लोग फिर से उछलने लगे और कहने लगे कि युकिना, इस फट्टू की किसी बात पर एकदम यकीन मत करना। अगर इसे मुआवजे में 100 करोड़ से ऊपर मिला है तो मैं लाइव कैमरे के सामने कचरा खा लूंगा। वो जमीन चाहे कितनी भी खास क्यों ना हो, बस वो गांव की जमीन है तो 100 करोड़ बहुत दूर की बात है। लाख भी नहीं मिलने वाला ये आदमी गोट बनने की झूठी एक्टिंग कर रहा है। युकिना नत्सुकावा ने उन लुक्खों के फालतू कमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस वो मेरी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश हो गई थी और उसका दिमाग खराब था। उसे लगता था कि मैं एकदम सीधा और काम से काम रखने वाला ओजी बंदा हूं। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाहर की दुनिया में आकर एक सीधा इंसान भी एकदम शातिर और लालची बन सकता है। फिर अचानक से वो एकदम सीरियस हो गई और मुझे दुनिया भर का फालतू ज्ञान पेलने लगी, एकदम टीचर की तरह बैठकर मेरा पूरा दिमाग दही करने के लिए। उस टाइम मेरे लिए उसे अपनी पूरी कहानी समझाना सही नहीं था, इसलिए मैंने बात को घुमा दिया और उससे एकदम चिल होकर पुरानी बातें करने लगा, मजे लेते हुए एकदम सही से। मैंने मजाक में कहा कि हमारी क्लास की अप्सरा शिया को अभी भी लोगों को ज्ञान बांटने में बहुत मजा आता है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों आया, कि मैं इस रियूनियन में आने के लिए क्यों मान गया। युकिना नत्सुकावा ने एकदम से हैरान होकर पूछा कि क्यों भाई, तू यहाँ पर क्यों आया है। असल में इस सवाल पर उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था, क्योंकि जब भी किसी भी लड़के को बुलाने की बात आती है तो वो जरूर आता है, जाता था, और इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा हमेशा क्यों होता था। एकदम सच। उसे इतना कंफ्यूज देखकर मैंने आगे कहना शुरू किया कि हाई स्कूल के टाइम पर मैं बहुत सीधा और शांत रहता था और मुझे लोगों से ज्यादा बात करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। मेरा एकदम अलग सीन, इसलिए कोई भी खुद से आकर मुझसे बात नहीं करता था। लेकिन क्लास में सिर्फ तू ही एक अकेली ऐसी लड़की थी जो हमेशा मुझसे मेरे नंबर पूछती थी, मैं पूछती थी और मुझे हमेशा पढ़ाई करने को बोलती थी। शायद तेरे लिए ये बहुत ही छोटी और मामूली सी बात रही होगी जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे मुझे लगता था कि मैं एकदम अकेला नहीं हूं। ये सुनते ही युकिना नत्सुकावा के गाल एकदम लाल टमाटर की तरह लाल हो गए शर्माने से, और वो बड़े प्यार से मेरी तरफ देखने लगी। मुझे यकीन है कि आज भी बहुत लोग तुझे याद करते होंगे। वो मेरी बातों से लट्टू होकर नहीं शर्मा रही थी, बल्कि उसका असली राज ये था कि उसने वो सब सिर्फ अपनी ग्रेड्स और नंबर बढ़ाने के लिए किया था। लेकिन अब वो ये घटिया सच्चाई मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं उगल सकती थी, इसलिए चुपचाप शर्माने का नाटक किया। सीन क्या है, उधर एक फिल्म सेट पर तमाशा बना था। सारे क्रू वाले एक कतई जहर अप्सरा को घूर रहे थे जो विंटेज कपड़ों में बवाल लग रही थी। उस रापचिक बंदी की चाल ढाल एकदम कातिल थी और उसके तीखे नए नक्श देखकर किसी भी सख्त लौंडे का दिल पिघल जाए, ऐसी किलर वाइब आ रही थी। उसकी नशीली आंखें और तीखी नाक देखकर तो भाई अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाएं। वो इतनी गजब की जन्नत का टुकड़ा लग रही थी कि यार उसकी हर एक अदा से सीधा कयामत ही बरस रही थी। और ये बवाल बंदी कोई और नहीं बल्कि अपनी कानो शिराशी थी, जिसका जलवा पूरे देश में छाया हुआ था और लोग उसे नेशनल क्रश मानकर उस पर पूरी तरह से फिदा थे और लट्टू हो चुके थे। जिन लुक्खों ने कानो को कभी ठीक से नहीं जाना, उनको लगता था कि वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है और एकदम पत्थर दिल है, लेकिन असली माजरा कुछ और था। जो उसके असली बटाई थे वो जानते थे कि बंदी एकदम मोम जैसी है, बहुत से नल्लों का तो ये सोचकर ही फ्यूज उड़ जाता था कि इससे शादी कौन करेगा, चाहे फिल्म इंडस्ट्री वाले हों या बाहर की पब्लिक। सबके दिमाग में बस एक ही लोचा चल रहा था कि इस गजब की अप्सरा का पति आखिर होगा कौन। पर सबको पता था कि उसका पति कोई चवन्नी छाप नहीं है। एक बार एक कंपनी के बॉस ने 1.5 शाना बनकर उसको सीधा धमकी दे डाली थी। उसने कहा अगर सर्विस नहीं दी तो करियर तबाह कर देगा। लेकिन भाई किसी को नहीं पता था कि उस कंपनी की बहुत जल्द खटिया खड़ी होने वाली थी यार। चंद दिनों के अंदर ही उस पूरी कंपनी का दिवाला निकल गया और ये देखकर इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े लोगों की हवा पूरी तरह टाइट थी। सबकी फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि वो कोई एरी गैरी कंपनी नहीं थी बल्कि देश की टॉप 3 कंपनियों में से एक थी, जिसका मार्केट में एक नंबर का भौकाल और तगड़ा दबदबा बना था। इस बवाल के बाद सबको समझ आ गया कि कानों के पीछे किसी खौफनाक और खतरनाक बीस्ट का हाथ है। फिलहाल अभी वो एकदम चिल मारते हुए अपनी कुर्सी पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी थी। वो अपना काम कर ही रही थी कि अचानक से उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई जिसने उसका ध्यान थोड़ा सा भटका। वो आवाज कह रही थी कि ये हिरोतो काजा मात्सुरी तो एकदम जोकर है यार, मतलब एक नंबर का नूब बंदा जिसने ढंग से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं की है, और वो ढक्कन कह रहा है कि यूनिवर्सिटी उसे कुछ नहीं सिखा सकती। कानों को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए उसने इस फालतू बात पर लोड नहीं लिया। उसने सोचा छोड़ो यार, क्या ही माथा पच्ची करना। लेकिन तभी वो फुसफुसाने वाली आवाजें दोबारा से उसके कानों में आकर उसका दिमाग दही करने लगी। एक आवाज बोली, वैसे मुझे समझ आ रहा है कि इस लुक्खे हिरोतो काजा मात्सुरी ने स्कूल की सबसे कड़क बंदी से मिलने जाने के लिए एक महंगी गाड़ी किराए पर आखिर क्यों ली थी। ये सुनकर उसका माथा ठनका और वो उठकर सीधा उन दोनों लड़कियों के पास गई और बोली, मैंने अभी तुम दोनों को बड़े मजे में कोई गपशप मारते हुए सुना है भाई लोग, बताओ ना कि आखिर माजरा क्या है। कानों को अचानक से बगल में खड़ा देखकर तो उन दोनों लड़कियों की बुरी तरह से हवा टाइट हो गई। वो लड़कियां हड़बड़ाई और बोली, शिराशी मैम हम तो बस एक लाइव स्ट्रीम देख रही थी जिसमें एक बहुत बड़ी बवाल इन्फ्लुएंसर की मस्त वाली वीडियो थी। वो बंदी अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलने का सीन लाइव दिखा रही है। और भाई इस वाले एपिसोड में जो लौंडा आया है ना, वो सच में बहुत ही अतरंगी और एक नंबर का नमूना है। उन दोनों की बातें सुनकर कानों को भी चुल मची और उसने झट से फोन अपने हाथ में लेकर उस लाइव स्ट्रीम वाले रूम को बड़े ध्यान से देखा था। उसने देखा कि स्क्रीन पर एक बिल्कुल ही झंडू और नॉर्मल सा दिखने वाला बंदा एक कतई जहर दिखने वाली लड़की के साथ मजे से खा पीकर बतिया रहा था यार। ये पूरा माजरा देखकर कानो शिराशी ने अपनी कातिलाना आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी और उसके लाल होठों पर एक ऐसी गजब की स्माइल आई जो सीधा किसी को भी घायल कर दे।
उसका ये जलवा देखकर दोनों लड़कियों के तो तोते ही उड़ गए, क्योंकि वो सच में एकदम जन्नत की हूर लग रही थी। फोन वापस उन लड़कियों के हाथों में देने के बाद कानो शिराशी ने स्माइल के साथ थैंक्स बोला और फिर हल्का सा सिर हिलाकर बिना कोई भी फालतू का तमाशा किए चुपचाप वहां से अपनी कल्टी मार ली। जैसे ही वो बंदी वापस अपनी सीट पर जाकर बैठी, उसने बिना देरी किए तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और वही वाली सेम लाइव स्ट्रीम अपने फोन पर खोलकर बैठ गई थी। इस वक्त कमेंट सेक्शन में पूरी तरह बवाल मचा हुआ था और पब्लिक पागलों की तरह लिख रही थी कि यूकिना उस नॉर्मल से दिखने वाले छपरी लौंडे का पहला प्यार और एकदम चांद का टुकड़ा ही तो है, एक ऐसा पहला प्यार जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पब्लिक के ये सारे फालतू कमेंट्स देखकर कानो शिराशी के लाल होंठ फिर से मुस्कुराने लगे। वो बड़े ही मजे और स्वैग के साथ उस स्ट्रीम को देखने लगी, लेकिन जब उसने देखा कि कमेंट सेक्शन में लोग उस बंदे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो नल्ला बिना बात के कोई बड़ा 30 मार खां बनने का नाटक कर रहा है, तो गुस्से से उसकी सुंदर सी भौहें सिकुड़ गईं। बगल में खड़ी असिस्टेंट की तो ये खौफनाक माहौल देखकर हवा टाइट हो गई। उसे लगा जैसे वहां ठंडक बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी की भारी आवाज ने अचानक से बीच में एंट्री मारी थी, जिसने मेरे और यूकिना नत्सुकावा के बीच चल रही मस्त बातचीत का पूरा कबाड़ा कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हाई स्कूल का दोस्त सोरा हयाशिबारा था, जो बड़ा ही शरीफ बनने का नाटक करके बैठा था। वो भले ही बाहर से एकदम साधु संत लग रहा था, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए एकदम साफ साफ बेइज्जती और मजाक उड़ाने वाली झलक दिख रही थी। ये डेढ़ शाना था। उसकी इस नकली स्वैग वाली एंट्री ने चैटरूम में बैठी सारी लड़कियों को पूरी तरह से अपना दीवाना बना दिया था और वो सब फिदा हो गईं। यूकिना नत्सुकावा झट से खड़ी हो गई और मुझे उससे मिलवाने ही वाली थी कि तभी मैंने बीच में ही अपना गेम बजा दिया और बोल पड़ा था, मैं जानता हूं हम लोग कुछ दिन पहले ही तो मिले थे। इसके बाद मैंने भी बिना कोई लोड लिए उसे खाने पर बुला लिया। ठीक उसी वक्त मेन हॉल में पियानो की एक बहुत ही धांसू और कड़क धुन बजने लगी, जिसने सबका ध्यान खींच लिया और फिर थोड़ी देर बाद वो म्यूजिक धीरे धीरे करके एकदम शांत हो गया और खत्म हो गया था। हॉल में एक पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही सेकंड वहां तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल सेट हो गया। सोरा हयाशिबारा ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ यूकिना नत्सुकावा की तरफ देखा और अपने दिमाग में नई चाल चलने लगा था। वो बोला कि अभी जो बंदा पियानो बजा रहा था वो एकदम नूब था, तो क्यों ना मैं एक कड़क धुन सुनाऊं तुम्हें। आखिरकार मैं ली ईगो सर का सीधा चेला हूं। ये बात सुनते ही यूकिना नत्सुकावा की आंखें हैरानी से एकदम फटी की फटी रह गईं और वो शौक में थी। अरे पब्लिक सबको पता था कि ली ईगो पूरे देश का माना हुआ एक नंबर का लेजेंड पियानो मास्टर ही था। सोरा हयाशिबारा ने एकदम गोट वाले एटीट्यूड के साथ स्माइल किया और पूरे स्वैग में धीरे धीरे हॉल के बीचों बीच रखे उस पियानो की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो अपना भौकाल सेट कर सके। वहां आसपास खड़े सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और फिर उसकी उंगलियों ने पियानो की कीज पर ऐसा जादू चलाया कि देखने वालों का तो एकदम ही फ्यूज उड़ गया और मजा आया। वो किसी राजकुमार जैसा लग रहा था और उसने एक ही झटके में हॉल की सारी लड़कियों को पूरी तरह लट्टू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो धुन खत्म हो गई और चारों तरफ से तालियों की भयंकर वाली गड़गड़ाहट गूंजने लगी, जिससे माहौल एकदम कड़क बन गया। सोरा हयाशिबारा के उस शरीफ और शांत चेहरे पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अंदर ही अंदर वो बंदा खुद को बहुत बड़ा ओजी समझकर खुशी से पागल हो रहा था कि उसने तबाही मचा दी है। यूकिना तुम्हें क्या लगता है मैंने कैसा बजाया? तो वो तुरंत बोली, अरे ये तो सच में एकदम राप्चिक और बहुत प्यारा है। यूकिना नत्सुकावा ने कभी किसी गुरु से पियानो बजाना नहीं सीखा था, इसलिए उसे बस वो धुन सुनने में अच्छी और एकदम एक नंबर वाली वाइब दे रही थी। सच अपनी क्लास की सबसे कड़क बंदी से तारीफ सुनने के बाद उस बंदे ने एक अलग ही स्वैग में मेरी तरफ एकदम नीचा दिखाने वाली नजरों से देखा था। समझे क्या दोस्त हीरो? तो मैंने बिना कुछ सोचे सीधा मुंह पे बोल दिया कि ये ठीक ठाक है, लेकिन अभी जो बंदा बजा रहा था उसके लेवल तक पहुंचने में तुझे अभी बहुत टाइम लगेगा, तो अभी बच्चा ही है। मेरी बात सुनकर सोरा हयाशिबारा तो जैसे अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो सीधा मेरी बेइज्जती कर दे और एकदम एटीट्यूड में बोले, अबे तू तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, तुझे पियानो बजाने के बारे में खाक पता होगा बे ढक्कन। उस लाइव स्ट्रीम में भी कुछ लोगों को लग रहा था कि सोरा हयाशिबारा ने कुछ खास नहीं बजाया है और वो बस ऐसे ही अपना फर्जी का तमाशा दिखा रहा है, लेकिन उसके उन अंधे और पागल फैंस ने तुरंत ही उनके उन कमेंट्स को पूरी तरह से दबा दिया था और बखेड़ा किया। उसी वक्त सोरा हयाशिबारा ने मजे लेते हुए एकदम टोंट मारते हुए बोला कि तो फिर हमारा दोस्त हिरोतो खुद जाकर कोई धुन क्यों नहीं बजाता, ताकि मैं भी उससे कुछ सीख सकूं ना। मैंने भी अपनी भौकाल वाली वाइब में हल्का सा सिर हिलाया और फिर एकदम शांति से हॉल के बीचों बीच उस पियानो की तरफ चलने लगा था। मैं हॉल के बीच गया और थोड़ी ही देर में पियानो की एक कतई जहर धुन गूंजने लगी। मजे की बात यह थी कि ये बिल्कुल वही सेम धुन थी जो अभी सोरा हयाशिबारा ने सबको बजाकर सुनाई थी ना। लाइव स्ट्रीम रूम में तो अचानक से एकदम भारी बवाल ही मच गया। सारे लोग बुरी तरह चौंक गए और कमेंट्स करने लगे, व्हाट द हैक, क्या ये हिरोतो काज़ामात्सुरी सच में इतना तगड़ा पियानो बजाना जानता है? पियानो? इस बार तो उसने सच में सबके सामने अपना तगड़ा भौकाल सेट करके पूरा गेम बजा दिया। धुन तो बिल्कुल वही सेम है, लेकिन मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि हिरोतो काज़ामात्सुरी क्लासमेट लान से काफी ज्यादा बेहतर और कड़क बजा रहा है। सच बताऊं तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि इंटरनेट पर बैठे सभी लोगों को भी एकदम यही सेम वाइब आ रही थी। यूकिना नत्सुकावा का तो हैरानी से पूरा फ्यूज ही उड़ गया था और दूसरी तरफ सोरा हयाशिबारा का चेहरा हर बीतते सेकंड के साथ बुरी तरह उतरता जा रहा था, जैसे किसी ने उसका एकदम तगड़ा पोपट बना दिया हो। इसी बीच ड्रैगन किंगडम की क्योटो एकेडमी ऑफ म्यूजिक की एक क्लासरूम में पियानो के बहुत ही शानदार और जादुई सुर गूंज रहे थे। माहौल एकदम सेट था और वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा होकर वही लाइव स्ट्रीम बड़े मजे से देख रहे थे।
यार क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हिरोतो काज़ामात्सुरी का बजाने का लेवल काफी ऊपर है? हमारे रयू सर से भी ज्यादा कड़क स्टूडेंट्स की पूरी भीड़ आपस में धीरे धीरे फुसफुसाकर यही बात कर रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप उनके पास ही चलकर आ रहा था। उसने गला साफ किया और एकदम सख्त चेहरे के साथ उन सबको डांटते हुए कड़क आवाज में बोला, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारी क्लास शुरू हो चुकी है? सब अंदर चलो। तुम लोग अभी भी मोजार्ट की पियानो धुनें क्यों सुन रहे हो? इस पर एक ने जवाब दिया, सर ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि कोई बंदा इसे सच में अभी लाइव बजा रहा है। टीचर एक पल के लिए एकदम सुन्न पड़ गया। उसने जल्दी से फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और तभी उसकी आंखों में भारी हैरानी और शौक की तेज चमक साफ दिखाई दी। उनके चेहरे का ऐसा रिएक्शन देखकर एक स्टूडेंट ने तुरंत पूछा, सर लाइव स्ट्रीम वाले इस बंदे के सामने आपकी पियानो बजाने की स्किल आखिर कहाँ स्टैंड करती है? बताइए तो जरा। टीचर ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, मैं उसके जितना तगड़ा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स एकदम सन रह गए और सबका फ्यूज उड़ गया। सबको ये बात अच्छे से पता थी कि रयू सर की पियानो स्किल पूरी एकेडमी में एकदम टॉप लेवल पर मानी जाती थी। वो टीचर चुपचाप उस शानदार म्यूजिक के नशे में डूब गया और मन ही मन उस बंदे की जमकर तारीफ करने लगा। लाइव स्ट्रीम में बजाने वाले उस इंसान ने उसे बिल्कुल ऐसा फील दिया जैसे वो साक्षात मोजार्ट को ही सुन रहा हो और पूरी दुनिया मोजार्ट को नंबर 1 पियानिस्ट के रूप में अच्छे से जानती थी। भले ही कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता था। लाइव स्ट्रीम में कुछ लुखे लोगों को हिरोतो काज़ामात्सुरी के गेम की बेइज्जती करते देखकर उस टीचर का माथा ठनका और उसने तुरंत अपने एक स्टूडेंट के हाथ से उसका फोन झटके से छीन लिया और रिप्लाई करते हुए लिखा, मैं क्योटो एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एक टीचर हूँ। ये रहा मेरा असली एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और ये रही मेरी पियानो सर्टिफिकेशन की पक्की डिटेल, ताकि तुम लोगों को मेरी इस बात पर पूरी तरह से भरोसा हो जाए। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हिरोतो काज़ामात्सुरी का पियानो बजाने का लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कम से कम मेरे लेवल से तो काफी ऊपर है भाई। और जैसे ही ये कड़क कमेंट स्क्रीन पर सामने आया, पूरा लाइव स्ट्रीम चैट एकदम होली क्रैप जैसे कमेंट से पूरी तरह से भर गया। सबको पता था कि क्योटो एकेडमी ऑफ म्यूजिक की इस ड्रैगन किंगडम में कितनी बड़ी औकात और रुतबा है। उसका तो नाम ही लोगों के बीच अपने आप में एक भौकाल था। ड्रैगन किंगडम में तो वहां पढ़ाने वाले किसी टीचर का तो अलग ही कड़क जलवा होगा। ठीक इसी समय सोरा हयाशिबारा ने अचानक से युकिना नात्सुकावा की तरफ देखा और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो सोच रही हो कि वो बिल्कुल खाली दिमाग से अपने फोन को घूर रही थी। तो उसने पूछ ही लिया। युकिना नात्सुकावा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसे पूरी डिटेल में बताना शुरू किया कि लाइव स्ट्रीम में क्या क्या तगड़ा बवाल चल रहा है। ये सब बातें सुनकर सोरा हयाशिबारा का माथा ठनका और टेंशन के मारे उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे किसी बड़े लोचे की महक आ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो टीचर एकदम फेक हो? सोरा हयाशिबारा ने इस बात पर बिल्कुल यकीन करने से साफ मना कर दिया कि हिरोतो काज़ामात्सुरी का पियानो लेवल इतना ज्यादा हाई हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को ये ना लगे कि वो बस जल रहा है। उसने अपनी सफाई देते हुए आगे कहा, युकिना तुम्हें तो अच्छे से पता ही है कि आजकल इंटरनेट पर कैसा खेल है। आजकल वहां सब कुछ बहुत ही ज्यादा फेक होता है और किसी भी आम फोटो को बहुत ही आसानी से एडिट करके पूरी तरह फर्जी भी बनाया जा सकता है। सही। सोरा हयाशिबारा की यह भड़काने वाली बात लाइव स्ट्रीम रूम में बैठे उन सभी हेटर्स को एकदम सही लगी और वो बोले, क्लासमेट लिन की बात तो एकदम 100% सच है। क्या पता क्योटो एकेडमी ऑफ म्यूजिक का वो खुद को टीचर बताने वाला इंसान असली है भी, या फिर सिर्फ एक फर्जी और बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। भाई आजकल तो हर एक छोटी चीज को आसानी से फोटोशॉप किया जा सकता है। हो सकता है उस एकेडमी के टीचर के सारे सर्टिफिकेट्स भी पूरी तरह फोटोशॉप किए गए हों। लेकिन उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब लियू सर ने हेटर्स को उनके असली सर्टिफिकेट्स के बारे में ये फालतू बकवास करते देखा कि वो सब फोटोशॉप है, तो उन्होंने तुरंत कड़क एक्शन लिया और एकेडमी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से बात करके उन्हें बिना किसी देरी के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जल्द से जल्द जारी करने को कह दिया। जैसे ही क्योटो एकेडमी ऑफ म्यूजिक की वो पक्की ऑफिशियल पोस्ट सामने आई, उसे देखकर युकिना नात्सुकावा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसकी एक्साइटमेंट एकदम हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। क्लासमेट लिनस सिगालिन, इधर देखो, क्योटो एकेडमी ऑफ म्यूजिक वालों ने अभी अभी अपने ऑफिशियल वीबो अकाउंट पर एक नई पोस्ट डालकर इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया। उन्होंने साफ लिखा है कि ये लियू सर सच में उनकी ही एकेडमी के एक असली टीचर हैं। ये सुनकर सोरा हयाशिबारा ने बस किसी तरह अपना चेहरा बचाते हुए एक फेक और नकली सी मुस्कान देकर रिप्लाई किया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि क्लासमेट हिरोतो इतना खतरनाक निकलेगा कि उसे सीधा एक बड़ी एकेडमी के टीचर से इतनी भारी तारीफ और शाबाशी मिल रही है। बहुत बढ़िया। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एकदम गहरी जलन और गुस्से की एक तेज चमक साफ दिखाई दी, क्योंकि साफ बात थी कि वही वो अकेला बंदा था जिसे इस खूबसूरत लड़की का सारा अटेंशन और तारीफ मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस कमीने हिरोतो काज़ामात्सुरी ने बीच में आकर उसका सारा बना बनाया गेम पूरी तरह से बिगाड़कर एकदम सत्यानाश कर दिया था और कबाड़ा हो गया। और ठीक उसी समय जो पियानो की धुन पहले बहुत ही खुशनुमा और शांत लग रही थी, वो अचानक से एकदम हल्की, बहुत तेज और काफी ज्यादा अर्जेंसी वाइब के साथ फील होने लग गई थी। वो सुपर फास्ट और एकदम फुर्तीले सुर उस पूरे बड़े हॉल में ऐसे गूंजने लगे जैसे किसी खतरनाक तूफान में भयंकर लहरें आपस में टकरा रही हों। इसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी को बिल्कुल ऐसा लगने लगा मानो उनके दिल बस उसी शानदार म्यूजिक को फॉलो कर रहे हों, जो एक पल भारी एक्साइटमेंट से धड़कते और अगले ही पल गहरी टेंशन के मारे बुरी तरह एकदम टाइट होकर सिकुड़ जाते थे। भाई वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था और शांति से उस बवाल म्यूजिक की गहरी धुन में खुद को पूरी तरह से डुबो चुका था एकदम। मूनलाइट सोनाटा की इस शानदार धुन को पूरा खत्म करने के बाद मैंने अपना गेम सेट किया और धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हो गया
उस वक्त पूरे के पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर अचानक से एक के बाद एक सारे लोग तालियां बजाने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े होने लगे। तालियों की वह गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी, जो सोरा की परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा तगड़ी थी। सच, उस जोश के सामने सोरा हयाशिबारा का बजाया हुआ वो पुराना गाना एकदम फीका और कचरा लग रहा था। ठीक इस खुशनुमा और शानदार पल में मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई खूंखार जनरल जंग जीतकर स्वैग में लौटा हो। क्लासमेट हीरो, तो मुझे तो सच में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम छुपे रुस्तम निकलोगे और इतने खतरनाक मास्टर लेवल के असली खिलाड़ी होगे, एकदम कड़क। पहले तुम ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे तुम्हें पियानो बजाना बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें ऐसा झूठा नाटक नहीं करना चाहिए था। सोरा हयाशिबारा के चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और फेक सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी कड़वी बातों से सीधा ये ताना मार रहा था कि मैं एक बहुत ही शातिर और चालू इंसान हूं, जो सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी सबके सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है एकदम। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी तरफ देखकर एकदम शांत आवाज में कहा था। मैंने धीरे से सिर हिला के उस बंदे से बोला कि भाई, मैंने तो तुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे बस थोड़ा बहुत ही आता है। यह सुनकर सोरा हयाशिबारा का फ्यूज उड़ गया और वो चुप रहा। अगर मेरा बजाना बस थोड़ा बहुत था तो फिर उस छपरी के बजाने को हम क्या बोलेंगे? वो तो बस अपना तमाशा बना रहा था और खुद को बिना बात के प्रो प्लेयर समझ रहा था। पर तभी उस डम को याद आया कि मैं तो हाई स्कूल भी पास नहीं हूं, तो फिर मेरे इतने बवाल पियानो बजाने का आखिर क्या ही फायदा होने वाला है बे? आखिर मैं तो बस एक फूड डिलीवरी वाला ही था। क्लासमेट हीरो, तो तुमने ये इतना कड़क पियानो बजाना आखिर किससे और कहां पर सीखा है, मुझे भी बता। युकिना नत्सुकावा ने एकदम भारी सस्पेंस के साथ मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैंने कह दिया कि भाई, मैंने अपने खाली समय में इसे बस अपने आप ही सीख लिया था। मैंने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखकर कहा कि पियानो बजाना तो बस मेरा एक शौक है। और ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में बैठी पूरी पब्लिक के बीच एक अलग ही बवाल मच गया। शायद यही जिंदगी की असली सच्चाई है कि पियानो बजाना तो सिर्फ एक टाइम पास है, लेकिन खाना बांटना ही रोजी रोटी है। और ये बात साफ साबित करती है कि कोई इंसान कितना भी ज्यादा टैलेंटेड हो, पैसा और पावर ना हो तो बड़े से बड़े 30 मार्का की भी हवा टाइट हो जाती है। और लाइव स्ट्रीम में आ रहे ऐसे कमेंट्स को देखकर उस अप्सरा जैसी युकिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। युकिना नत्सुकावा की नजरें एकदम उलझन में पड़ गईं, क्योंकि वो लड़का अब अकेला नहीं था। उसे अपने पूरे परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात पागलों की तरह खटना पड़ता था। तो फिर भला उसके पास अपने इन महंगे शौक को पूरा करने का टाइम कहां से आता होगा? और अगर तुम्हें कोई भी भारी मुसीबत या लोचा हो तो बेझिझक मुझे बता सकते हो यार। आखिर हम सब बचपन के दोस्त ही तो हैं जो तेरी पूरी मदद करेंगे। और माना कि ये एक लाइव स्ट्रीम है, पर अपनी झूठी शान दिखाने के लिए तू फालतू का नाटक मत कर। सोरा हयाशिबारा ने एक लंबी सांस छोड़ी और ऐसा घटिया नाटक किया जैसे मैं कैमरा के सामने सच बोलने से डर रहा हूं और अपनी गरीबी छिपाने के लिए बस खोखला और नकली स्वैग मार रहा हूं। युकिना नत्सुकावा भी मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने चालू लाइव स्ट्रीम में ये बात बीच में टोकना सही नहीं समझा, ताकि दुनिया के सामने मेरा कोई तमाशा न बने। और उसने सोचा था कि वो कैमरा बंद होने के बाद मुझसे शांति से पूछेगी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये 1.5 शाना सोरा उससे पहले ही बीच में आकर अपनी टांग अड़ा देगा। फिर भी उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि सोरा सच में एक अच्छा इंसान बनकर मेरी मदद कर रहा है। इसके ठीक बाद उस सोरा ने बड़े स्वैग में अपनी शर्ट की जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने शांति से वो कार्ड पकड़ा और उसे घूर कर पढ़ा, जिस पर साफ छपा था कि ये लुखा सोरा हयाशिबारा यू रियल एस्टेट नाम की कंपनी का प्रेसिडेंट बना बैठा है। मेरी शक्ल देखकर सोरा ने शरीफों वाली झूठी स्माइल दी और बड़ी हवा करते हुए बोला कि अरे भाई, ये तो बस मेरी एक बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन आजकल हम अपनी कंपनी का आईपीओ बाजार में उतारने की एकदम भारी तैयारी में बहुत बिजी चल रहे हैं यार। और तब मेरी इस छोटी कंपनी की औकात मार्केट में रातों रात कई गुना ज्यादा आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगी। मुझे साफ पता था कि वो बस अपना भौकाल टाइट कर रहा है, पर मैंने उसे जरा भी भाव नहीं दिया और मुंह से सिर्फ हूं बोलकर एकदम शांति से उसे इग्नोर मार दिया। मेरा ये खतरनाक एटीट्यूड देखकर सोरा का माथा ठनका और वो अंदर ही अंदर बुरी तरह चिढ़ गया, पर कैमरे के सामने वो अपना ये गुस्सा किसी भी हाल में बाहर नहीं निकाल सकता था भाई। बाकी के पूरे डिनर में इस लुखे सोरा ने अपना सारा का सारा टाइम बस उस जन्नत की अप्सरा युकिना पर लाइन मारने और उससे बात करने में ही निकाल दिया। पर मुझे एकदम शांति से कोने में बैठकर अपना खाना खाते हुए देखकर उस बेचारी युकिना के दिल में अचानक से एक बहुत ही अजीब सी गिल्ट और भारी पछतावे की लहर उठने लग गई थी यार। जब युकिना को लगा कि अब सही टाइम आ गया है तो वो खड़ी हो गई और बोली कि मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आती हूँ। अगर तुम्हें चुपके से जाकर खाने का बिल भरना था तो सीधा बोल देती, ये वॉशरूम जाने का फालतू बहाना क्यों बना रही हूं मैं? जो इतनी देर से शांत था अचानक से जोर से हंस पड़ा यार। ये सुनते ही युकिना के तोते उड़ गए और वो सुन्न पड़ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं उसके इस सीक्रेट प्लान को एक झटके में रंगे हाथों ऐसे पकड़ लूंगा। मेरे भाई लोग सुनो, तुम्हें सच में मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइव स्ट्रीम के पक्के रूल्स के हिसाब से इस दौरान होने वाले सारे खर्चे पक्के मेरी खुद की कंपनी उठाती है और वापस जाकर मुझे सारा पैसा रिफंड मिल जाएगा। मैंने भी इस बारे में 2 पल के लिए सोचा और फिर चुपचाप बिना कोई ज्यादा नाटक किए उसकी इस बात को मान लिया। ये देखते ही उस छपरी सोरा हयाशिबारा की आंखों में मेरे लिए एकदम कूट कूट कर नफरत और जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि मैंने इतनी जल्दी इसलिए हाँ बोला क्योंकि मेरी इस महंगे खाने का बिल चुकाने की बिल्कुल भी औकात नहीं थी। लाइव स्ट्रीम में बैठी नल्ली पब्लिक भी मजे लेते हुए मेरा तगड़ा मजाक उड़ाने लग गई कि भाई ये तो एकदम हिलेरियस हो गया, ये गरीब पक्का अपने साथ बस 3 डिश और 1 सूप पीने लायक ही चिल्लर लाया होगा। अचानक लिन ने बीच में टपक कर फालतू का एक्स्ट्रा खाना मंगा लिया, जिससे अब इस फट्टू के पास बिल भरने के पैसे घटे।
क्या ये वही लूजर नहीं है जो करोड़ों का मुआवजा मिलने की बड़ी बड़ी फेंक रहा था और अब एक खाने का बिल चुकाने में इसकी फट रही है और लड़की से पैसे भरवा रहा है? मेरे एकदम चिल होकर हाँ बोलने के एकदम उल्टे इस नौटंकी सोरा ने वहां नया ही बवाल काट दिया और युकिना के हाथों से वो खाने का बिल भरने का एकदम सख्त विरोध करने लग गया था। वो बार बार चीख रहा था कि बिल भरना मर्दों का असली काम है, जिससे उस मक्कार को वहां स्ट्रीम में बैठी बहुत सारी लड़कियों से एकदम फ्री में फुल टू सपोर्ट और तारीफें मिलने लगी। वहीं लॉन्डो ने सोरा की इस फालतू हरकत का कड़ा मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें साफ दिख गया था कि वो भेड़िया है जो बस भेड़ों की खाल पहने हैं और उसके इरादे एकदम गंदे और ठरकी वाले हैं, जिसके चलते पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम उसी वक्त आपस में भिड़ने वाले दो अलग अलग कड़क गुटों में बट गई थी। लड़के और लड़कियों की गैंग। फिर मैंने हंसते हुए जुगाड़ बताया कि भाई कैसा रहेगा अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे किसी का भी कोई झगड़ा ही ना हो। उस वक्त युकिना नत्सुकावा अपने दिल ही दिल में इस चिपके हुए सोरा से एकदम खतरनाक वाली नफरत करने लग गई थी, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मीटअप असल में मेरे लिए ही रखा गया था और उसका बिना बुलाए बीच में घुसना ही पहले से काफी ज्यादा खराब था और अब वो जोकर पूरी लाइमलाइट भी चुरा रहा था। तभी मैंने अचानक युकिना को आवाज लगाई और स्वैग से अपने वॉलेट के अंदर से एक कड़क डिस्काउंट कूपन निकालकर उसके सामने टेबल पे पटक दिया यार। लेकिन जैसे ही युकिना ने वो कूपन पकड़ा और उस पर नजर डाली तो उसने देखा कि भाई ये तो पूरे 90% का एक भारी और तगड़ा डिस्काउंट कूपन निकला है। ये देखते ही स्ट्रीम में बैठे लोगों के तोते उड़ गए और वो चौंक कर बोले कि ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी छूट दे दी है भाई, भारी से भारी सेल में भी इतना तगड़ा डिस्काउंट नहीं मिलता। आखिर ये दुकान वाले पूरे 90% की छूट देने वाला कूपन किस खुशी में बांट रहे हैं बे यार। मुझे लगता है इसका कनेक्शन पक्का इसकी जॉब से है। ये मत भूलो कि ये लौंडा एक फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है। वो पक्का इस रेस्टोरेंट के स्टाफ को जानता होगा, इसीलिए उसे अंदर की सेटिंग से ये डिस्काउंट मिल गया। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। ये कमेंट पढ़ते ही युकिना का माथा ठनका और उसे अचानक से ये सारी की सारी बात एकदम समझ आ गई। बिल भरने के बाद मुझे अचानक से अपना एक जरूरी काम याद आ गया तो मैं वहां से कल्टी मार लिया। मेरे ऐसे खिसकने से युकिना बहुत ज्यादा चौंक गई, क्योंकि वो सच में मेरे दोनों बच्चों से जाकर मिलना और उन्हें देखना चाहती थी मेरे भाई। दोपहर के समय युकिना अपना काम खत्म करके वापस अपने मेन स्टूडियो के अंदर लौट कर आ गई, पर इससे पहले कि वो थोड़ा ब्रेक लेती उसके साथियों ने खुशी मनाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि लाइव स्ट्रीम ने एक साथ 10 लाख लोगों के जुड़ने का धांसू रिकॉर्ड तोड़ दिया था और ये पूरा बवाल सिर्फ मेरी वजह से था। सोफे पर लेटते हुए युकिना नत्सुकावा ने शिंडो की तरफ देखा और कहा कि बॉस, वो हिरोतो काजा मात्सुरी इतनी जल्दी वहां से अचानक ही क्यों निकलकर चला गया था बे दोस्त? मुझे उसे अपने स्टूडियो से जुड़ने के बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिला। शिंडो ने उसे कॉल करने को बोला, लेकिन भाई हैरानी की बात यह थी कि उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था, जिससे सबका माथा ठनका और टेंशन एकदम हाई हो गई। सब ज्यादा सोचने लगे, क्योंकि ड्रैगन किंगडम अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एकदम खतरनाक बीस्ट बन चुका है। इसलिए बिना नेटवर्क वाली कोई भी जगह मिलना एक डम जोक के समान था, जिस पर यकीन करना मुश्किल। अब उनके पास चुपचाप वेट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए अगले दिन युकिना नत्सुकावा ने पब्लिक के सामने अपना लाइव स्ट्रीम फिर से ऑन कर दिया ताकि आगे का बवाल दिख सके। नेटिजन्स के बीच एक लंबी और तीखी बहस चलने के बाद सबने मिलकर फाइनली ये डिसाइड किया कि अब उसे अपने एक छोटे और मोटे कद वाले पुराने क्लासमेट से जाकर मिलना चाहिए ताकि मजा आए। थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद ही इस बार उसे वो लड़की मिल गई और फिर दोनों ने मिलकर मिलने के लिए एक जगह भी तुरंत फाइनल कर ली। अपनी उस पुरानी हाई स्कूल क्लासमेट का उस जगह पर वेट करते हुए युकिना नात्सुकावा मजे से अपने लाइव स्ट्रीम रूम में बैठे सारे फैंस के साथ एकदम चिल करके गप्पे लड़ाने लग गई। तभी अचानक वहां हवा में एक बहुत ही प्यारी सी मीठी आवाज तैरती हुई आई, जिसे सुनकर युकिना नात्सुकावा ने तुरंत अपना कैमरा घुमाया और उसी आवाज की दिशा में फोकस कर दिया। जैसे ही वहां लाइव में मौजूद सारे लोगों ने उस आते हुए इंसान को देखा, कमेंट सेक्शन में पागलों की तरह एकदम खतरनाक रायता फैल गया था भाई साहब, क्योंकि कैमरे के फ्रेम में कतई जहर अप्सरा आ चुकी थी। एरिका साटो ने अपने लंबे और घुंघराले बालों में अपना हाथ फेरा, जिससे वहां एकदम मैग्नेटिक और सबको हिला देने वाली किलर वाइब का विजुअल इंपैक्ट बन गया। सच में युकिना नात्सुकावा भी उस बंदी को देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से चकरा गई और उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई कि वो कौन है। भाई सबको पता है कि हाई स्कूल के दोस्त लाइफ में चाहे कुछ भी कर ले, पर उनके चेहरे पर पुराने स्टूडेंट वाले दिनों की झलक थोड़ी बहुत तो बाकी रह ही जाती है ना यार। लेकिन उसके सामने खड़ी उस पुरानी क्लासमेट का पूरा हुलिया एकदम सिर से पैर तक बदल चुका था और एरिका साटो की इस एंट्री ने लाइव स्ट्रीम की एंगेजमेंट को सीधा फाड़कर टॉप पर पहुंचा दिया था। पर युकिना नात्सुकावा को यह फील हो रहा था कि सामने वाली बंदी का चेहरा बहुत फेक है, खासकर तब जब वो स्माइल करके दिखावा करने की कोशिश कर रही थी यार, क्योंकि उस टाइम उसका चेहरा थोड़ा अजीब और अकड़ा हुआ सा लग रहा था। इसके बाद युकिना नात्सुकावा और उसके बीच आगे की कैजुअल बातचीत एकदम बढ़िया और फुल मजे में शुरू हो गई थी। एरिका साटो ने लाइव में नेटिजन्स को बताया कि वो अभी भी सिंगल है और नॉर्मली अपनी डेली लाइफ के मजे लेने के लिए छोटी शॉर्ट वीडियोस शेयर करती रहती है बॉस, ताकि अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को दुनिया के सामने दिखा सके। उसका वो नॉर्मल अकाउंट जिस पर पहले सिर्फ 10,000 के करीब फॉलोअर्स पड़े हुए थे, इस लाइव स्ट्रीम में एक्सपोज होने के बाद एक ही झटके में रॉकेट की स्पीड से एकदम ऊपर भागा और कुछ ही टाइम में उसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स पार हो गए थे। पब्लिक की इतनी भारी डिमांड और रिक्वेस्ट देखने के बाद अपनी ऑडियंस की बात मानते हुए युकिना नात्सुकावा ने पूरा गेम अपने हाथ में ले लिया था और उसने एरिका साटो की पर्सनल लाइफ और काम के अंदर तक पूरा खंगाल डाला, जिससे वहां बैठे सभी लोगों की खुजली और तगड़ी वॉयरिस्टिक क्यूरियोसिटी पूरी तरह से शांत हो गई थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लाइव स्ट्रीम के खत्म होने के बाद युकिना नात्सुकावा के पुराने क्लासमेट से मिलने वाले मीटअप का सारा मेन ट्रैफिक अचानक से बुरी तरह नीचे गिरने लगेगा और उसका सीधा नुकसान होने लगेगा।
ये देखकर शिंडो ने टेंशन में आकर गहरी सोच में डूबते हुए अपनी भौहें एकदम सिकोड़ कर ऊपर कर लीं यार। और भाई सच में जैसा उसे शक हो रहा था एकदम वैसा ही पंगा हुआ। युकिना नात्सुकावा की वो चालाक हाई स्कूल क्लासमेट एरिका साटो ने भी मौका देखकर अपनी खुद की लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी थी। बस फर्क इतना था कि वो अपने मिडिल स्कूल वाले पुराने दोस्तों से मिल रही थी और उसकी लाइव स्ट्रीम का टाइटल साफ लिखा था कि 10 मिलियन वाली बड़ी फेमस इन्फ्लुएंसर युकिना नात्सुकावा की हाई स्कूल क्लासमेट एरिका साटो लाइव है भाई साहब। ये तो सरेआम दूसरे के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने और बिना मेहनत के फ्री की पब्लिसिटी बटोरने की एक तगड़ी निंजा टेक्निक ही थी। अब समझ आया कि हाल ही में उनके खुद के लाइव स्ट्रीम की वॉचिंग इतनी तेजी से नीचे क्यों गिर रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा दिमाग दही करने वाली बात यह भी तो थी कि एरिका साटो ने सिर्फ उनके नाम का सहारा लेकर मजे से अपने अकाउंट पर पूरे 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बड़ी आसानी से छाप लिए। शिंडो को पहले से ही पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा दिन जरूर आएगा, लेकिन उसने सपने में भी कभी एक घटिया उम्मीद नहीं की थी कि खुद युकिना नात्सुकावा की अपनी ही क्लासमेट इस तरह से उसकी पीठ में छुरा घोंप देगी। हालांकि जब युकिना नात्सुकावा को इस बड़े धोखे के बारे में पता चला तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो तो बस इस मार्केट में पानी नापने वाली पहली इंसान थी और अभी आगे ऐसे बहुत से फालतू लोग आने वाले ही तो हैं। वैसे भी इस दुनिया में कॉपीकैट्स तो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सोरा हायाशिबारा, एरिका साटो और हिरोतो का आपस में बहुत ही गहरा कनेक्शन था। काज़ामात्सुरी न सिर्फ एक दूसरे के साथ हाई स्कूल के पुराने क्लासमेट थे, बल्कि वो सब मिडिल स्कूल से एक दूसरे के दोस्त भी रहे थे। और अभी इस वक्त एरिका साटो जिस अमीर बंदे से मिल रही थी वो इत्तेफाक से कोई नहीं बल्कि सोरा हायाशिबारा ही था, जिसके पास करोड़ों रुपयों की बेशुमार दौलत और बहुत प्रॉपर्टी थी। अपनी आंखें झपकाते हुए उसने अचानक से लाइव स्ट्रीम में मेरा जिक्र छेड़ दिया और नौटंकी करते हुए बोली कि उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन होती है कि मेरी फैमिली को घर टूटने पर करोड़ों का भारी मुआवजा मिला। लेकिन उस वक्त सोरा हायाशिबारा के चेहरे पर एकदम घटिया और नफरत वाला लुक था और उसने सीधा लाइव स्ट्रीम में सरेआम मेरी उस फटीचर हालत की बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी जब मैं उसे फूड डिलीवरी करते हुए रास्ते में टकरा गया था। जब उन दोनों की फालतू बातचीत इस पॉइंट तक पहुंची तो लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोगों ने मजे लेते हुए एरिका साटो को यह तगड़ा सजेशन देना शुरू कर दिया कि वो अब अपने अगले एपिसोड के लिए सीधा मुझसे जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वहां कमेंट्स में मेरा नाम चमका एरिका साटो के उस लाइव स्ट्रीम रूम की पॉपुलैरिटी एक ही झटके में रॉकेट की तरह आसमान फाड़कर उड़ गई। लेकिन असली गेम तो कुछ और ही था, क्योंकि उस लाइव स्ट्रीम के शुरू होने से पहले ही सोरा हायाशिबारा और एरिका साटो छुपकर एक दूसरे से पहले ही मुलाकात कर चुके थे यार। इस बार जानबूझकर पब्लिक के सामने मेरा टॉपिक उठाना उनका एक पहले से सेट किया हुआ डम प्लान था, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि सिर्फ एक फेक इंसान हूँ जो फालतू में शो ऑफ कर रहा है। फिर भारी वॉचिंग का फायदा उठाते हुए एरिका साटो ने मजे लेने के लिए तुरंत मेरा मोबाइल नंबर मिलाया, लेकिन बदले में फोन से सिर्फ एक ही ऑटोमेटेड कंप्यूटर वाली आवाज आई कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है। और उधर दूसरी तरफ ये देखकर कि उस चालाक एरिका साटो का कॉल मुझे नहीं लग पा रहा है, शिंडो ने चैन की एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी तो सच में बुरी तरह हवा टाइट हो गई थी कि कहीं वो पागल एरिका साटो मुझे सच में लाइव के दौरान बेइज्जती करने के लिए मुझे बाहर ना बुला ले। क्योंकि सबको अच्छे से पता था कि मैं आजकल शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर एकदम भयंकर वाला भौकाल मचा रहा था और खासकर मेरे फनी मीम्स तो एकदम तबाही लेवल पर वायरल हो रहे ही थे। वो लोग फिलहाल इंटरनेट लेजेंड्स के कंधों पर चढ़कर गेम खेल रहे थे और इंटरनेट की उस पूरी दुनिया ने तो मुझे सरेआम शो ऑफ का परमानेंट किंग ही डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन फिर अगले ही पल शिंडो का एकदम से माथा ठनका और उसे एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक बात समझ में आ गई थी दोस्त। और फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा युकिना नात्सुकावा के पीछे पड़ गई, क्योंकि पिछले लाइव स्ट्रीम के दौरान हिरोतो काज़ामात्सुरी बीच में ही अपना कोई काम बताकर से अचानक खिसक गया था। इसलिए अब वो चाहती थी कि युकिना नात्सुकावा मुझे किसी भी तरह बाहर मिलने के लिए इन्वाइट करे ताकि आगे का सारा रायता फैले। लेकिन युकिना नात्सुकावा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऑनलाइन बैठे सारे नेटिजन्स मिलकर मेरा सरेआम मजाक बनाए, पर शिंडो ने उसे ये कहकर पूरा मैनिपुलेट किया कि इसमें मेरा भी बहुत बड़ा फायदा ही छुपा हुआ है। बस शर्त यह है कि मैं इस बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की लहर पर चढ़कर गेम खेल जाऊं। सिर्फ एक फालतू सी ऐड करने के ही मुझे लाखों रुपए आराम से मिल सकते हैं, जो कि दिन भर धूप में धक्के खाकर फूड डिलीवरी करने से तो 1000 गुना ज्यादा बढ़िया ऑप्शन था। ये सब सुनकर युकिना नात्सुकावा एक पल के लिए तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर उसने फाइनली अपना सिर हिलाकर इस धांसू प्लान के लिए हाँ बोल ही दी। ठीक उसी वक्त उधर एरिका साटो ने जब मेरा नंबर कुछ और बार पागलों की तरह डायल किया तो वो अचानक से मुझे लग गया। दूसरी तरफ मैंने फोन उठाते ही जब एक बहुत ही कातिलाना और मैग्नेटिक आवाज सुनी तो मैंने अपना पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए बीच में ही उसकी बात को एकदम काट कर कहा, देख मोहतरमा, न तो मुझे कोई नई कार खरीदनी है, ना ही मुझे कोई घर लेना है, न मुझे कोई फालतू का इंश्योरेंस चाहिए, न मुझे कोई बैंक लोन लेना है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैंने बिना कोई चांस दिए सीधा फोन मुंह पर काट दिया, जिससे सिर्फ एरिका साटो का ही फ्यूज नहीं उड़ा बल्कि लाइव देखने वाले सारे लोग भी ये पूरा सीन देखकर बुरी तरह से चकरा गए और सबकी एकदम हवा टाइट हो गई थी वहां। उधर पब्लिक का दिमाग दही हो गया और लोग भड़क कर पूछने लगे कि क्या हिरोतो को ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रीमर फिर से बकवास करेगी, उसे फालतू की कॉल करके पकाने की कोशिश कर रही है। तभी एरिका साटो का भी फ्यूज उड़ा और वो तुरंत होश में वापस आकर एकदम हरकत में आई। उसने बिना सोचे मेरा नंबर एक और बार मिला दिया। उसे डर था कि मैं उसका फोन फिर से काटकर उसकी सरेआम बेइज्जती ना कर दूं। इसलिए एरिका ने साटो ने हवा टाइट होते ही जल्दी से बताया कि वो मेरी पुरानी क्लासमेट है और उसने अभी हाल में अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलने वाली एक पूरी लाइव स्ट्रीम सीरीज शुरू की है ताकि भौकाल मचे क्लासमेट से मिल सके। पर मैंने उसे सीधा कट ले बोलकर मना कर दिया। फोन से आती हुई उस खाली बीप की आवाज को सुनकर एरिका का
एकदम कचरा हुआ और उसे बहुत अजीब लगने लगा। सबको पता था कि वो हमेशा अपने स्वैग में रहकर दूसरों का फोन काटती थी, पर आज भाई ने उसका ही फोन काटकर पोपट बनाया। पर क्योंकि वो अभी लाइव थी तो उसके पास स्ट्रीम बंद करने और बाद में कोई नया जुगाड़ लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ बिना स्टूडियो के अंदर का पूरा सीन कुछ ऐसा था। शिंदो और युकिना नात्सुकावा दोनों बैठकर एरिका सातो की लाइव स्ट्रीम देख रही थीं। उनमें से किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने तगड़े एटीट्यूड में सीधा मना कर दूंगा। एकदम मुंह पर अचानक से युकिना नात्सुकावा के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस ऑनलाइन वाली बेइज्जती को झेल नहीं पाया और गुस्से में आकर कोई भयंकर तबाही मचा दी हो या कोई पागलपन कर दिया हो, और शायद बस इसी वजह से उसका फोन हमेशा सर्विस एरिया के बाहर आ रहा है। कहीं उसका तो गेम खत्म नहीं हो गया। ये सोचते ही उसने फटाफट अपना फोन निकाला और मुझे कॉल कर दिया। हेलो, ये मैं हूं तुम्हारे साथ पढ़ने वाली युकिना नात्सुकावा हिरोतो। हमारी पिछली मुलाकात के लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये पूरी मेरी गलती थी कि उन नल्ले लोगों ने बिना मतलब तुम्हें गालियां दी और तुम्हारा सरेआम मजाक उड़ाया। ये सुनकर मेरा एकदम माथा ठनका और मैंने कंफ्यूजन में उससे पूछा कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे ऑनलाइन गालियां पड़ी? युकिना नात्सुकावा एकदम सुन्न पड़ गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या सच में तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है? मैंने अपनी एकदम कातिलाना स्माइल देते हुए बड़े आराम से उसे जवाब दिया कि मुझे लगा कोई बवाल हो गया है। क्या मैंने पिछली बार ही तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि ये इंटरनेट ज्यादातर सिर्फ नल्ले और दूसरों से जलने वाले फट्टू लोगों से भरा हुआ है? इन सब फालतू बातों की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सच में गुस्सा नहीं हो? युकिना नात्सुकावा को लगा था कि हिरोतो काजामात्सुरी भड़क जाएगा और उसका पारा एकदम 7वें आसमान पर होगा, लेकिन उसे तगड़ा शौक लगा क्योंकि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि उल्टा उसे ही प्यार से समझा रहा था। इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? कोई मेरा क्या ही उखाड़ लेगा? हाथ तो उन लोगों के ही हैं, वो जैसे चाहे वैसे बकवास कमेंट्स छाप सकते हैं। ऐसी दो कौड़ी की बातों के पीछे अपना मूड एकदम सत्यानाश करने की जरूरत। वैसे जहां तक उस खाने की डिलीवरी वाली बात है तो हाँ, मैंने पहले खाना डिलीवर करने का काम किया है और पिछली बार सड़क पर मेरी मुलाकात सोरा हयाशिबारा से भी हुई थी। ये सच है, सड़क पर आखिरी बार, लेकिन मेरा वो खाना डिलीवर करना बस पूरी तरह से मैं एक पल के लिए रुका और फिर अपनी पूरी बात को स्वैग से समझाते हुए आगे बोला कि सुनो, बस इसे मेरा एक टाइम पास वाला शौक समझ लो। असल में मैंने सिर्फ खाना डिलीवर करने का ही काम नहीं किया है, बल्कि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर ईंटें भी उठाई हैं और सड़कों पर झाड़ू भी लगाई है और एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम भी किया है। इसलिए खाना डिलीवर करना बस मेरा एक छोटा सा शौक है। युकिना नात्सुकावा और शिंदो ने एकदम शौक में एक दूसरे की तरफ देखा कि ये क्या। हालांकि फोन स्पीकर पर नहीं था, फिर भी वो ऑफिस इतना ज्यादा शांत था कि शिंदो बिना किसी दिक्कत के मेरी एकदम कड़क और भारी आवाज को साफ साफ सुन सकती थी। बिल्कुल आराम से वहां उसने अपनी आवाज धीमी की और युकिना नात्सुकावा के कान के एकदम करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोला, अभी के लिए तू इस सब बकवास का बिल्कुल लोड मत ले छोड़। तू बस हिरोतो काजामात्सुरी से पूछ ले कि क्या उसके पास कुछ दिनों में एक और मीटअप वाली लाइव स्ट्रीम करने का टाइम है या नहीं। युकिना नात्सुकावा ये पूछने से थोड़ी सी हिचकिचा गई। इससे पहले जब एरिका सातो ने हिरोतो काजामात्सुरी को एक लाइव स्ट्रीम मीटअप के लिए कॉल किया था तो उसे एकदम सरेआम बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था भाई, ये कहकर कि उसके पास फालतू का टाइम नहीं है। लेकिन उस पॉप क्वीन शिराइशी के उस छोटे और एकदम क्यूट से वर्जन के बारे में सोचकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने आखिर में जुबान खोल दी और पूछा कि क्लासमेट हिरोतो, मैं तुमसे एक बहुत बड़ा फेवर मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक और बार वो मीटअप वाली लाइव स्ट्रीम कर सकते हो? प्लीज मेरी बात मान लो, क्योंकि तुम्हारे पिछले मीटअप का स्ट्रीम पर बहुत ही तगड़ा असर हुआ था और कई लोग तुम्हें फिर से देखना चाहते हैं। ये सब सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सब बस मुझे अपने आप को जोकर बनाते हुए और अपना कचरा होते हुए देखना चाहते हैं। युकिना नात्सुकावा एकदम अवाक रह गई और उसने तुरंत मुझसे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो क्लासमेट हिरोतो। मैंने एकदम चिल मारते हुए बिना किसी परवाह के कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे सच में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन ऑनलाइन कमेंट्स का। तो फिर क्या तुम मेरे साथ एक बार और मिल सकते हो? क्योंकि आजकल मेरे लाइव स्ट्रीम वाले रूम की पॉपुलैरिटी लगातार नीचे गिर रही है और मेरा तुम्हारे दोनों बच्चों को देखने का भी बहुत मन है। तुम्हें तो पता ही है कि नेशनल गॉडेस मेरी सबसे बड़ी आइडल हैं और मैं बस दिल से उन्हें देखना चाहती हूँ, उन दोनों बच्चों को जो एकदम हूबहू उन्हीं की तरह दिखते हैं। बात करते करते युकिना नात्सुकावा की आवाज एकदम से धीरे और धीरे होने लगी और वो डर के मारे चुप हो गई क्योंकि आखिर में उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझसे और क्या ही बोले। तो मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ये मीटअप तुम्हें कुछ दिनों के बाद ही करना पड़ेगा। मैंने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसकी बात मानकर हाँ कर दी। ये सुनते ही युकिना नात्सुकावा खुशी के मारे पागल हो गई और जोर से चिल्लाई, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए एकदम सही है, कुछ दिनों का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे लिए फोन रखने के बाद युकिना नात्सुकावा ने एकदम एक्साइटमेंट में भरकर अपनी दोस्त शिंदो की तरफ एक नजर देखा और शिंदो को उसका ये बचपना देखकर बहुत ज्यादा झुंझलाहट भी हुई और मजा भी आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी ये पागल सी जिगरी दोस्त किसी खास इंसान, बहुत ही ज्यादा बड़े और खतरनाक आदमी के साथ अपनी मुलाकात पक्की कर रही है, जिसका भौकाल पूरे इलाके में एकदम अलग ही लेवल पर छाया हुआ है। हालांकि देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि हिरोतो काजामात्सुरी का अभी का जलवा और उसका स्वैग किसी भी बड़े से बड़े स्टार से बिल्कुल भी कम नहीं था। युकिना ने पागलों की तरह एक बेवकूफी भरी स्माइल दी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद इसका कारण यह था कि उसने पिछली बार बिना मतलब के हिरोतो को फंसा दिया था, जिससे उसे गालियां पड़ी थी, या शायद कोई और वजह रही होगी।
लेकिन क्या सच में किसी को ऑनलाइन वाली बेइज्जती से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है? उसने कंफ्यूजन में भरकर अपनी दोस्त शिंदो से पूछा। शिंदो कुछ सोचने लगी कि आखिर हिरोतो काजामात्सुरी ने एक छोटे डिलीवरी बॉय की तरह काम किया था, और सच्चाई तो यही है कि इन डिलीवरी वालों की असल जिंदगी और उनकी परेशानियां इंटरनेट की किसी भी फालतू और छोटी मोटी दिक्कत से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयंकर होती हैं, इसलिए शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। युकिना नात्सुकावा ने अचानक से अपना सिर नीचे झुकाया और बड़े ही धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास अभी कोई पक्की और अच्छी नौकरी नहीं है, तभी तो बेचारा पेट पालने के लिए इतने सारे अलग अलग तरह के छोटे मोटे काम कर चुका है। दूसरी तरफ एरिका सातो अपनी बेइज्जती के बाद लाइव स्ट्रीम बंद करके अपना मूड ठीक करने के लिए सोरा हयाशिबारा के साथ मजे मारने एक शानदार होटल में चली गई, जहां उनका गेम चालू हुआ और सोरा हयाशिबारा ने एकदम कसकर एरिका सातो की पतली कमर को पकड़ लिया और रोमांस शुरू ही होने वाला था कि अचानक एरिका के फोन पे उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कड़क ट्रेंडिंग टॉपिक सामने आ गया, जिसे देखकर वो खुशी के मारे एकदम पागल हो गई। लेकिन जैसे ही उसने उस मैसेज के अंदर का पूरा सीन पढ़ा तो उसका सारा रोमांस तुरंत उड़ गया और उसने गुस्से में आकर चिढ़ते हुए सोरा हयाशिबारा को एकदम जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। असल में युकिना नात्सुकावा ने इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैला दी थी कि मैंने मीटअप के लिए हाँ कर दी है, और ये बात पूरे इंटरनेट पर एकदम तबाही मचा रही थी। पर एरिका सातो को लगा कि मैंने उस मीटअप के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की है क्योंकि मैंने देख लिया था कि युकिना नात्सुकावा कितनी कतई जहर और एकदम खूबसूरत लगती है, इसलिए वो कमीना उस पर लट्टू हो गया।